शाह फैमिली, हेवनली एग्जीक्यूशन हॉल और 10,000 बुद्धा टेम्पल के विनाश के बाद पूरे शुनवांग कॉन्टिनेंट में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, मिरियाड धर्मा सेक्ट। अब कोई भी ताकत खुलकर वॉन्फा सेक्ट के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रही थी। शाह फैमिली के बचे हुए लोग लू चेन के सामने सिर झुकाकर अपनी आखिरी विनती करते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि सारी गलती उन्हीं की थी। वे प्रार्थना करते हैं कि कम से कम क्लैन के निर्दोष लोगों को माफ कर दिया जाए। लू चेन कुछ क्षण सोचता है, फिर उसे याद आता है कि 1,00,000 वर्ष पहले शाह फैमिली के पूर्वजों ने आउटर डीमन रेस के खिलाफ लड़ाई में शुनवांग कॉन्टिनेंट के लिए अपना खून बहाया था। इसी सम्मान में वो अंतिम फैसला सुनाता है। ट्रू पर्सन रियल्म से नीचे के सभी निर्दोष लोगों को जीवित छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ट्रू पर्सन रियल्म और उससे ऊपर के सभी अपराधियों को वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही लू चेन आदेश देता है कि शाह फैमिली की पूरी संपत्ति, ट्रेजर वॉल्ट, स्पिरिट स्टोन्स, कल्टीवेशन टेक्निक्स और सभी रिसोर्सेज को व्यवस्थित करके सेक्ट ट्रेजरी में भेज दिया जाए। इसके बाद सभी एल्डर्स वापस मिरियड धर्मा सेक्ट लौट आते हैं। इस बार उनकी स्टोरेज रिंग्स लगभग पूरी तरह ट्रेजर से भर चुकी थी। एक एल्डर हंसते हुए कहता है कि शाह फैमिली और हेवनली एग्जीक्यूशन हॉल दोनों उम्मीद से कहीं ज्यादा अमीर निकले। इतने रिसोर्सेज कई बड़े सेक्ट्स के पास भी नहीं होंगे। लू चेन उनकी मेहनत से खुश होकर कहता है कि जिसने जो ट्रेजर पसंद किया हो वो कुछ आइटम्स अपने लिए भी रख सकता है। सभी एल्डर्स खुशी खुशी सेक्ट मास्टर को धन्यवाद देते हैं। इसी दौरान एक एल्डर एक अजीब सा टोकन लू चेन के सामने रखता है। वो बताता है कि ये शाह फैमिली के ट्रेजर वॉल्ट से मिला है, लेकिन कोई भी इसकी असली पहचान नहीं कर पाया। लू चेन तुरंत सिस्टम को स्कैन करने का आदेश देता है। कुछ ही क्षणों बाद सिस्टम की आवाज सुनाई देती है, एसेंशन टोकन डिटेक्टेड। सिस्टम बताता है कि ये वही टोकन है जिसकी मदद से कल्टीवेटर्स भविष्य में एसेंशन पाथ में प्रवेश करते हैं। लेकिन इसके बाद जो सच सामने आता है उसे सुनकर लू चेन भी चौंक जाता है। सिस्टम बताता है कि ये एसेंशन पाथ वास्तव में अपर रियल्म की एक बड़ी साजिश है। ऊपरी दुनिया की कई इमॉर्टल फोर्सेज नहीं चाहती कि लोअर रियल्म से बहुत ज्यादा लोग इमॉर्टल बने, इसलिए एसेंशन पाथ का उपयोग लोअर रियल्म की लक और फॉर्चून छीनने के लिए किया जाता है। ये सुनकर लू चेन की आंखों में ठंडी चमक आ जाती है। वो शांत स्वर में कहता है, अगर भविष्य में मैं इमॉर्टल रियल्म पहुंचा तो सबसे पहले इस पूरी व्यवस्था को तोड़ दूंगा। फिलहाल वो असेंशन टोकन अपने पास सुरक्षित रख लेता है। इसके बाद वो सभी एल्डर्स को आराम करने का आदेश देता है। साथ ही याद दिलाता है कि केवल 3 दिन बाद मिरियड धर्मा सेक्ट का पहला ग्रैंड सेक्ट कंपटीशन शुरू होने वाला है। उसी समय सिस्टम फिर सक्रिय हो जाता है। मिशन कंप्लीट। शाह फैमिली, हेवनली एग्जीक्यूशन हॉल और 10,000 बुद्धा टेम्पल को नष्ट करने का रिवॉर्ड मिल चुका था। लू चेन तुरंत सुपर गिफ्ट पैक खोलता है। इस बार सिस्टम उसे कई बड़े रिवॉर्ड्स देता है। एक टियर 3 सेक्ट कंस्ट्रक्शन कार्ड, 5 सुप्रीम स्पिरिट वाइन्स, ट्रेनिंग टावर की 2nd फ्लोर अथॉरिटी, 4 पर्पल रैंक समन कार्ड्स, 10 रेड रैंक समन कार्ड्स और एक बेहद दुर्लभ रियल एडवांसमेंट कार्ड। लू चेन मुस्कुराकर कहता है कि इस बार सिस्टम ने सचमुच शानदार रिवॉर्ड्स दिए हैं। वो बिना देर किए सभी रिवॉर्ड्स इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। सबसे पहले ट्रेनिंग टावर का दूसरा फ्लोर अनलॉक किया जाता है। इसके बाद टियर 3 सेक्ट कंस्ट्रक्शन कार्ड एक्टिवेट होती है। 5 सुप्रीम स्पिरिट वाइन्स भी सेक्ट के नीचे स्थापित कर दी जाती हैं। अचानक पूरा मिरियाद धर्मा सेक्ट जोर से कांपने लगता है। पहाड़ और ऊंचे होने लगते हैं। नई पीक्स प्रकट होने लगती हैं। सेक्ट का क्षेत्र कई गुना बड़ा हो जाता है। पूरे आसमान में स्पिरिचुअल शी का घना समुद्र उमड़ पड़ता है। सभी डिसाइपल घबरा जाते हैं, लेकिन एल्डर्स उन्हें शांत करते हुए कहते हैं कि सेक्ट लीडर फिर से सेक्ट को अपग्रेड कर रहे हैं। कुछ ही देर में पूरा सेक्ट पहले से बिल्कुल अलग दिखाई देने लगता है। हर जगह स्पिरिचुअल शी पहले से कई गुना अधिक हो चुकी थी। कई डिसाइपल उसी समय ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। सब लोग सेक्ट लीडर की शक्ति देखकर दंग रह जाते हैं। इसके बाद लू चेन रियल एडवांसमेंट कार्ड का उपयोग करता है। उसके शरीर से निकलने वाली ऑरा पहले से कहीं अधिक भयानक हो जाती है। अब वो केवल ग्रेट एम्परर नहीं, बल्कि ग्रेट एम्परर रियल्म के भीतर भी लगभग अजेय बन चुका था। सिस्टम पुष्टि करता है कि अब सामान्य पीक ग्रेट एम्परर भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। इसके बाद लू चेन सभी 10 रेड समन कार्ड्स और 4 पर्पल समन कार्ड्स एक्टिवेट करता है। पूरा सेक्ट फिर से तेज रोशनी में डूब जाता है। कुछ ही क्षणों में 14 नए सुप्रीम एक्सपर्ट्स प्रकट होते हैं। चारों पर्पल एक्सपर्ट्स स्वयं ग्रेट एम्परर थे। बाकी 10 रेड एक्सपर्ट्स पीक क्वाजी एम्परर थे। सभी एक साथ लू चेन के सामने झुककर प्रणाम करते हैं। लू चेन संतुष्ट होकर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपता है। सेक्ट में अब 8 नई पीक्स बनाई जाती हैं। लिंगशु फीमेल एम्परर को लिंगशु पीक का पीक मास्टर बनाया जाता है। ये पीक केवल फीमेल डिसाइपल्स की कल्टीवेशन के लिए होगी। लोन डस्ट सॉर्ड एम्परर को वेंजियान पीक की जिम्मेदारी मिलती है। लाइक्योंग ब्लेड एम्परर को ब्लेड पीक का पीक मास्टर बनाया जाता है। हुआंगू ग्रेट एम्परर को बॉडी रिफाइनमेंट पीक सौंपा जाता है। बाकी नई पीक्स फिलहाल खाली रखी जाती हैं। हर नए पीक मास्टर के साथ 3-3 क्वाजी एम्परर एल्डर्स भी नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद लू चेन रॉक्सी को आदेश देता है कि ट्रेनिंग टावर की दूसरी मंजिल तुरंत खोल दी जाए। अब डोंगशू रियल्म और उससे ऊपर के सभी डिसाइपल उसमें प्रवेश कर सकेंगे। उस मंजिल में समय का प्रवाह 1-200 होगा, यानी बाहर का एक दिन अंदर लगभग 200 दिनों के बराबर होगा। साथ ही कंपटीशन से पहले सभी डिसाइपल के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी दोगुने कर दिए जाते हैं। पूरे सेक्ट में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। हर कोई कंपटीशन की तैयारी में जुट जाता है। उधर सेंट्रल प्रोविंस में एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति दूर बैठा ये सब महसूस कर रहा था। वो समझ चुका था कि अब मिरियड धर्मा सेक्ट से दुश्मनी करना आत्महत्या के बराबर है। वो अपने सबसे भरोसेमंद एल्डर लियू बाई को बुलाता है और आदेश देता है, तुरंत मिरियड धर्मा सेक्ट जाओ, लेकिन इस बार खाली हाथ मत जाना। सबसे कीमती उपहार लेकर जाना। अब पहली बार सेंट्रल प्रोविंस की महान शक्तियां वॉन्फा सेक्ट से लड़ने नहीं बल्कि उससे संबंध बनाने के बारे में सोचने लगी थीं। ग्रैंड सेक्ट कंपटीशन शुरू होने में अब केवल 3 दिन बचे थे। पूरा मिरियड धर्मा सेक्ट पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित था। हर डिसाइपल अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने में लगा हुआ था, जबकि लू चेन लगातार सेक्ट के भविष्य की योजनाएं तैयार कर रहा था। उधर सेंट्रल प्रोविंस में कई बड़ी शक्तियां भी वॉन्फा सेक्ट की ताकत देखकर अपना रवैया बदल चुकी थी। एक प्राचीन एंसेस्टर अपने 2 सबसे भरोसेमंद एक्सपर्ट्स सॉर्ड मास्टर और सॉर्ड फैनेटिक को बुलाता है। वो आदेश देता है कि वे टियानबाओ पवेलियन मास्टर को साथ लेकर स्वयं मिरियड धर्मा सेक्ट जाएं। वो साफ कहता है कि अब वॉन्फा सेक्ट से दुश्मनी नहीं बल्कि अच्छे संबंध बनाना ही सबसे बुद्धिमानी होगी। उधर उसी शक्ति के ग्रैंड एल्डर पूरी लाइब्रेरी खंगाल डालते हैं,
लेकिन लाखों साल पुराने रिकॉर्ड्स में भी उन्हें मिरियाद धर्मा सेक्ट का कोई उल्लेख नहीं मिलता। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इतनी शक्तिशाली सेक्ट अचानक कहां से आ गई। आखिर 5 ग्रेट एम्परर और दर्जनों क्वाजी एम्परर बिना किसी विशाल फाउंडेशन के पैदा नहीं हो सकते। इसलिए एंसेस्टर फैसला करता है कि सेंटेस, ग्रैंड एल्डर और एक प्रतिनिधिमंडल स्वयं वॉन्फा सेक्ट जाकर सम्मानपूर्वक मुलाकात करेगा। उधर मिरियाद धर्मा सेक्ट में एक छोटी सी लड़की आखिरकार लंबे समय की सिक्लूडेड कल्टीवेशन से बाहर आती है। बाहर निकलते ही वो सेक्ट के बाहर बने विशाल वॉन्फा सिटी को देखकर हैरान रह जाती है। वो तुरंत लूचेन के पास पहुंचती है और मासूमियत से कहती है कि वो बाहर जाकर शहर घूमना चाहती है। लेकिन लूचेन मुस्कुराकर उसे याद दिलाता है कि अगले ही दिन ग्रैंड सेक्ट कंपटीशन शुरू होने वाला है। एक सीनियर डिसाइपल होने के नाते उसे भी कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा। लड़की मुंह फुलाकर बार बार जिद करने लगती है। आखिर लूचेन हंस पड़ता है। वो हुआ रॉक्सी को बुलाकर आदेश देता है कि वो उसे 2-3 घंटे के लिए वॉन्फा सिटी घुमा लाए, लेकिन ध्यान रहे कि वो कोई शरारत न करे। रॉक्सी तुरंत आदेश स्वीकार कर लेती है। रास्ते में छोटी लड़की पहली बार रॉक्सी से मिलती है। रॉक्सी अपना परिचय देते हुए बताती है कि वो सेक्ट मास्टर की पर्सनल मेड है। छोटी लड़की खुशी से उसे सिस्टर रॉक्सी कहकर बुलाने लगती है। उसी समय 100 फ्लावर्स वैली के लोग भी वॉन्फा सिटी पहुंचते हैं। सिटी लॉर्ड्स मैंशन का एल्डर का स्वागत करता है और पूरे शहर का भ्रमण करवाने लगता है। वैली मास्टर मुस्कुराकर छोटी लड़की का परिचय देती है। वो बताती है कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं, बल्कि मिरियाद धर्मा सेक्ट की सबसे वरिष्ठ डायरेक्ट डिसाइपल है। ये सुनकर सभी एल्डर हैरान रह जाते हैं। इतनी छोटी उम्र और कल्टीवेशन पहले ही जीफू रियल्म पीक तक पहुंच चुकी थी। शहर घूमते घूमते रॉक्सी को पता चलता है कि आज टियानबाओ पवेलियन में पहली ग्रैंड ऑक्शन होने वाली है। सिटी लॉर्ड्स मैंशन के पास विशेष इन्विटेशन भी था। छोटी लड़की तुरंत ऑक्शन देखने की जिद करने लगती है। रॉक्सी उसे लेकर सीधे टियानबाओ पवेलियन पहुंच जाती है। ऑक्शन हॉल लोगों से पूरी तरह भरा हुआ था। पवेलियन मास्टर सभी मेहमानों का स्वागत करता है और घोषणा करता है कि वॉन्फा सिटी में आयोजित ये पहली ग्रैंड ऑक्शन है। साथ ही वो विश्वास दिलाता है कि वॉन्फा सिटी के अंदर किसी भी बायर की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी टियानबाओ पवेलियन और मिरियाद धर्मा सेक्ट की होगी। इसके बाद ऑक्शन शुरू होती है। पहला ट्रेजर था एक एंशिएंट मिस्टिक क्रिस्टल जेड पेंडेंट। ये मन को शांत रखता था और कल्टीवेशन के दौरान स्पिरिचुअल एनर्जी को स्थिर करता था। कई लोग बोली लगाने लगते हैं। आखिरकार पेंडेंट ऊंची कीमत पर बिक जाता है। छोटी लड़की हैरानी से पूछती है कि लोग इतनी साधारण चीज पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। रॉक्सी मुस्कुराकर समझाती है कि अधिकांश कल्टीवेटर्स के रिसोर्सेज सीमित होते हैं। वे हर ट्रेजर नहीं खरीद सकते, इसलिए उन्हें अपने लिए सबसे उपयोगी चीज चुननी पड़ती है। इसके बाद दूसरा बड़ा ट्रेजर सामने आता है। एक टूटा हुआ लेकिन कभी बेहद प्रसिद्ध वॉइड शैटरिंग ब्लेड। हालांकि वो होली आर्टिफैक्ट टूट चुका था, फिर भी अपनी लगभग 60% शक्ति बचाए हुए था। पूरा ऑक्शन हॉल उत्साह से भर उठता है। बोली तेजी से बढ़ने लगती है। आखिरकार रॉक्सी भी बोली लगा देती है। छोटी लड़की हैरानी से पूछती है कि टूटी हुई तलवार खरीदने का क्या फायदा। रॉक्सी मुस्कुराकर बताती है कि सेक्ट का चीफ रिफाइनर इसे आसानी से रिपेयर कर सकता है। फिर वो ये तलवार 100 फ्लावर्स वैली को गिफ्ट करेगी। आखिरकार रॉक्सी सबसे ऊंची बोली लगाकर वॉइड शैटरिंग ब्लेड खरीद लेती है। इसके बाद अगला ट्रेजर लाया जाता है, एक रहस्यमयी रफ स्टोन। ऑक्शनियर बताता है कि यह सदर्न रीजन से मिला है। इसके अंदर लाइफ ऑरा महसूस हो रही है। यह किसी साधारण डीमन बीस्ट का एग भी हो सकता है या फिर किसी बेहद शक्तिशाली डीमन किंग का। छोटी लड़की उसे देखते ही जिद करने लगती है। वो बार बार कहती है कि उसे वही एग चाहिए। रॉक्सी पहले मना करती है क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन छोटी लड़की अपने स्टोरेज रिंग से ढेर सारे स्पिरिट फ्रूट्स, स्नैक्स और दुर्लभ खाने की चीजें निकाल कर कहती है, अगर स्पिरिट स्टोन्स कम पड़े तो ये सब भी बेच देना। रॉक्सी उसकी मासूमियत देखकर हंस पड़ती है। वो तुरंत ऑक्शन में बोली लगाती है। उधर एक शक्तिशाली फोर्स डाकी डायनेस्टी भी उसी रफ स्टोन पर नजर रखे हुए थी। दोनों के बीच बोली लगातार बढ़ती जाती है। 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन। आखिरकार रॉक्सी 30 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स की बोली लगा देती है। पूरा ऑक्शन हॉल सन्न रह जाता है। डाकी डायनेस्टी का प्रतिनिधि गुस्से में धमकी देता है कि वॉन्फा सिटी के बाहर निकलने के बाद इस ट्रेजर को बचाकर दिखाना, लेकिन रॉक्सी बिना डरे जवाब देती है, अगर डाकी डायनेस्टी मौत से नहीं डरती तो कोशिश करके देख सकती है। आखिरकार रफ स्टोन 30 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स में रॉक्सी के नाम हो जाता है। ऑक्शन आगे बढ़ती है। इसके बाद एक सेज टेक्निक जेड स्लिप और अंत में एक ग्रेट सेज केव मैप भी नीलाम किया जाता है। रॉक्सी इस बार बोली नहीं लगाती, लेकिन डाकी डायनेस्टी के लोग चुपचाप बॉक्स नंबर 1 पर नजर रखते रहते हैं। ऑक्शन खत्म होते ही उनका प्रिंस अपने गार्ड्स को गुप्त आदेश देता है, शहर के बाहर निकलते ही बॉक्स नंबर 1 वाले लोगों को मार देना। लेकिन तभी उसका एक एडवाइजर उसे रोकता है। वो धीमी आवाज में याद दिलाता है, वो औरत मिरियद धर्मा सेक्ट के सेक्ट मास्टर की पर्सनल मेड है और उसके साथ जो छोटी लड़की है वो सेक्ट मास्टर की सबसे प्यारी डायरेक्ट डिसाइपल है। प्रिंस कुछ पल के लिए सोचता है, फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, अगर उन्हें मार नहीं सकते तो उस छोटी लड़की को जिंदा पकड़ लाओ। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने पूरे डाकी डायनेस्टी के विनाश की शुरुआत करने वाला आदेश दे दिया है। ऑक्शन खत्म होने के बाद रॉक्सी और छोटी डिसाइपल निंग चिंगचुआन खुशी खुशी मिरियद धर्मा सेक्ट लौटने लगती हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि डाकी डायनेस्टी के लोग पहले ही उनका पीछा करना शुरू कर चुके थे। उधर डाकी डायनेस्टी के प्रिंस के सामने उसके 2 भरोसेमंद एक्सपर्ट्स खड़े थे। तभी उनमें से एक एल्डर गंभीर आवाज में कहता है, सिर्फ उस छोटी लड़की से मत डरिए, उसके साथ जो छोटा सा बीस्ट है वही असली खतरा है। अगर उसने हमला कर दिया तो मुझे एक पंजे में मार सकता है। प्रिंस ये सुनकर भी अपनी जिद नहीं छोड़ता। उधर दूसरी ओर कई बड़े सेक्ट्स के प्रतिनिधि भी वॉन्फा सेक्ट की ग्रैंड कंपटीशन देखने के लिए निमंत्रण स्वीकार कर चुके थे। एक एल्डर खुश होकर बताता है कि वॉन्फा सेक्ट ने उन्हें स्वयं आमंत्रित किया है, लेकिन तभी वो डाकी डायनेस्टी की हरकतों का जिक्र करता है। वो पूछता है कि क्या उन्हें रॉक्सी की मदद करनी चाहिए। एंसेस्टर मुस्कुराकर सिर हिला देता है। वो कहता है, वॉन्फा सेक्ट की सीमा में जो लोग मरना चाहते हैं
उन्हें मरने दो। वो आगे बताता है कि उस छोटी लड़की के साथ जो डिवाइन बीस्ट है, उसके रहते कोई भी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। उधर रॉक्सी और निंग चिंगचुआन जंगल के रास्ते वापस लौट रही थीं। अचानक कई नकाबपोश एक्सपर्ट्स उनका रास्ता रोक लेते हैं। रॉक्सी तुरंत निंग चिंगचुआन से कहती है, तुम तुरंत सेक्ट की तरफ भागो, मैंने पहले ही सहायता का संदेश भेज दिया है, मैं इन्हें रोकती हूँ। लेकिन निंग चिंगचुआन मासूमियत से मना कर देती है। वो कहती है, मैं भागूंगी नहीं, मैं भी बुरे लोगों से लड़ूंगी। इतने में सामने खड़े एक्सपर्ट्स हंसने लगते हैं। वे कहते हैं कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, चुपचाप उनके साथ चलना ही बेहतर होगा। रॉक्सी बिना डरे अपनी तलवार निकाल लेती है। उसी समय छोटी सी बीस्ट अचानक अपने असली रूप की शक्ति दिखा देती है। एक ही झटके में कई एक्सपर्ट्स हवा में उछल जाते हैं। बाकी लोग डर से कांपने लगते हैं। रॉक्सी हैरानी से पूछती है, शाओ, तुम इतने ताकतवर कब से हो? छोटा बीस्ट मासूमियत से जवाब देता है, मैं तो जन्म से ही इतना ताकतवर हूँ, बस तुम्हें कभी पता नहीं चला। इतने में एक विशाल ऑरा पूरे जंगल में फैल जाती है। मिरियत धर्मा सेक्ट के एल्डर शाओयाओ वहां पहुंच चुके थे। निंग चिंगचुआन तुरंत दौड़कर एल्डर शाओयाओ से शिकायत करती है कि इन दोनों बूढ़ों ने उसे और सिस्टर रॉक्सी को पकड़ने की कोशिश की। रॉक्सी भी पूरी घटना बता देती है। एल्डर शाओयाओ का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ जाता है। वो दोनों एक्सपर्ट से पूछता है कि आखिर उनमें इतनी हिम्मत कैसे आई कि वे मिरियात धर्मा सेक्ट के सेक्ट मास्टर्स पर्सनल मेड और डायरेक्ट डिसाइपल को किडनैप करने चले आए। दोनों डर के मारे घुटनों पर गिर जाते हैं। वे रोते हुए बताते हैं कि ये सब डाकी डायनेस्टी के प्रिंस के आदेश पर किया गया था। वे दया की भीख मांगते हुए कहते हैं कि अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो वे वापस जाकर उसी प्रिंस को मार देंगे। लेकिन एल्डर शाओयाओ की नजर में ऐसे लोगों के लिए कोई दया नहीं थी। कुछ ही क्षणों में दोनों वहीं मारे जाते हैं। इसके बाद एल्डर शाओयाओ रॉक्सी से कहता है कि वो निंग चिंगचुआन को लेकर तुरंत सेक्ट लौट जाए, जबकि वो स्वयं डाकी डायनेस्टी से इस पूरे मामले का हिसाब लेने वापस शहर जाएगा। कुछ देर बाद दोनों सुरक्षित मिरियात धर्मा सेक्ट पहुंच जाती हैं। लू चेन पहले ही पूरी घटना जान चुका था। वो निंग चिंगचुआन को हल्की डांट लगाते हुए कहता है, ग्रैंड कंपटीशन खत्म होने तक अब तुम्हें बाहर खेलने की अनुमति नहीं है। छोटी लड़की तुरंत सिर झुकाकर गलती मान लेती है। इसके बाद लू चेन रॉक्सी को नया काम सौंपता है। वो आदेश देता है कि 100 फ्लावर्स वैली से आई 300 महिला डिसाइपल अगले दिन कंपटीशन के दौरान अतिथियों की सेवा करेंगी। उनका काम केवल मेहमानों को टी, स्पिरिट फ्रूट्स और बाकी व्यवस्था संभालना होगा। इसके बदले सभी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स रॉक्सी के खाते में जोड़ दिए जाएंगे। रॉक्सी खुशी खुशी ये जिम्मेदारी स्वीकार कर लेती है। तभी लू चेन को अचानक ऑक्शन में खरीदा गया वो रहस्यमयी रफ स्टोन याद आता है। वो निंग चिंगचुआन से उसे बाहर निकालने के लिए कहता है। छोटी लड़की उत्साहित होकर कहती है, मास्टर, इसके अंदर सचमुच एक एग है। लू चेन स्वयं उस रफ स्टोन को खोलता है। पत्थर टूटते ही उसके अंदर से एक बेहद रहस्यमयी बीस्ट एग दिखाई देता है। उसकी ब्लड लाइन ऑरा इतनी शक्तिशाली थी कि लू चेन भी कुछ क्षण चुप रह जाता है। वो तुरंत सिस्टम से उसकी पहचान पूछता है। सिस्टम जवाब देता है, वो इसकी सही प्रजाति नहीं पहचान सकता, लेकिन इतना निश्चित है कि ये एक इमॉर्टल बीस्ट एग है। ये सुनकर लू चेन भी थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर वो निंग चिंगचुआन का हाथ एग पर रखवाता है। कुछ ही क्षणों बाद एग और निंग चिंगचुआन के बीच एक हल्का स्पिरिचुअल कनेक्शन बन जाता है। लू चेन मुस्कुराकर कहता है, अब से हर दिन इस एग में स्पिरिचुअल छी भेजना। जितना ज्यादा उसे पोषण मिलेगा उतनी जल्दी ये जन्म लेगा। छोटी लड़की खुशी खुशी ये जिम्मेदारी स्वीकार कर लेती है। अगली सुबह पूरा मिरियत धर्मा सेक्ट उत्सव के माहौल में बदल चुका था। चारों दिशाओं से बड़े बड़े सेक्ट्स के डेलीगेशंस आने लगे। गीवान स्वॉर्ड पवेलियन, 100 फ्लावर्स वैली और कई दूसरी शक्तियों के लोग भारी गिफ्ट्स लेकर वॉन्फा सेक्ट पहुंचते हैं। रिसेप्शन एल्डर्स सभी मेहमानों का सम्मान पूर्वक स्वागत करते हैं। सेक्ट के अंदर प्रवेश करते ही सभी मेहमान हैरान रह जाते हैं। घनी स्पिरिचुअल छी, विशाल पैलेस, ऊंची पीक्स और चारों तरफ दिखाई देने वाले सुप्रीम एक्सपर्ट्स देखकर सभी समझ जाते हैं कि वॉन्फा सेक्ट वास्तव में एक इंपीरियल सेक्ट बन चुका है। कुछ देर बाद कंपटीशन ग्राउंड पूरी तरह भर जाता है। चारों ग्रेट एम्परर, पीक मास्टर्स भी अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। डिसाइपल उत्साहित होकर चर्चा करने लगते हैं कि भविष्य में वे किस पीक में शामिल होना चाहते हैं। कोई सॉर्ड पीक में जाना चाहता था, कोई ब्लेड पीक में, तो कोई बॉडी रिफाइनमेंट पीक में। आखिरकार लू चेन स्वयं कंपटीशन ग्राउंड पर पहुंचता है। सभी लोग एक साथ खड़े होकर सेक्ट मास्टर को प्रणाम करते हैं। लू चेन सभी का स्वागत करता है और कहता है कि इतने सारे मेहमानों का वॉन्फा सेक्ट आना उनके लिए सम्मान की बात है। इसके बाद एनफोर्समेंट एल्डर वोंग लिन कंपटीशन के नियम घोषित करता है। हर मुकाबला 1-on-1 होगा। हारने वाला तुरंत बाहर हो जाएगा। डांटियन, आइज और थ्रोट पर हमला पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियम तोड़ने वाले को तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सर्वेंट डिसाइपल के टॉप 100 लोग आउटर सेक्ट में प्रवेश करेंगे। आउटर सेक्ट के टॉप 100 डिसाइपल इनर सेक्ट में प्रमोशन पाएंगे और इनर सेक्ट के टॉप 3 डिसाइपल सीधे कोर डिसाइपल बन जाएंगे। नियम सुनते ही पूरे मैदान में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। सबसे पहले सर्वेंट डिसाइपल स्टेज पर आकर अपने अपने नंबर प्लेट्स निकालते हैं। कॉम्पिटिशन आधिकारिक रूप से शुरू हो जाती है। पहले ही राउंड में कई शानदार मुकाबले होते हैं। बाहरी सेक्ट्स के सभी एक्सपर्ट्स ये देखकर दंग रह जाते हैं कि वॉन्फा सेक्ट के साधारण सर्वेंट डिसाइपल भी दूसरे सेक्ट्स के एलीट डिसाइपल जितने शक्तिशाली हैं। ये देखकर हर किसी के मन में केवल एक ही सवाल उठता है, अगर सर्वेंट डिसाइपल इतने शक्तिशाली हैं तो वॉन्फा सेक्ट के कोर डिसाइपल आखिर कितने भयानक होंगे। मिरियत धर्मा सेक्ट की पहली ग्रैंड कंपटीशन अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुकी थी। आउटर सेक्ट के मुकाबले खत्म हो चुके थे। पूरे टूर्नामेंट में यून वॉन्चिंग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी विरोधियों को हराया और आउटर सेक्ट की चैंपियन बन गई। जब लू चेन ने उसे पहली बार सेक्ट में लाया था तब वो डरी सहमी रहती थी, लेकिन आज वही लड़की पूरे आउटर सेक्ट की सबसे शक्तिशाली सीनियर सिस्टर बन चुकी थी। उसकी इस प्रगति को देखकर लू चैन भी संतुष्ट होकर मुस्कुराता है। लेकिन दूसरी ओर कंपटीशन देख रहे दूसरे सेक्ट्स के एल्डर्स और सेक्ट मास्टर्स पूरी तरह हैरान थे। वे आपस में चर्चा करते हैं कि वॉन्फा सेक्ट के साधारण आउटर डिसाइपल भी उनके इनर डिसाइपल से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। इतनी कम अवधि में ऐसा विकास उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक एल्डर गंभीर स्वर में कहता है, सबसे डराने वाली बात यह है कि इन डिसाइपल को वॉन्फा सेक्ट ने केवल कुछ महीने पहले ही भर्ती किया था। इतने कम समय में उनकी इतनी बड़ी ग्रोथ देखकर सभी समझ जाते हैं कि मिरियत
मिरियाद धर्मा सेक्ट के कल्टीवेशन रिसोर्सेज किसी भी इंपीरियल सेक्ट से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। इसके बाद कंपटीशन का अगला चरण शुरू होता है। अब बारी थी इनर सेक्ट कंपटीशन। कुल 29 इनर डिसाइपल स्टेज पर आते हैं। सभी अपने अपने नंबर प्लेट निकालते हैं। क्योंकि प्रतिभागियों की संख्या विषम थी, इसलिए लक ड्रॉ के अनुसार वांगटेंग को पहला बाय मिल जाता है और वो बिना लड़े अगले राउंड में पहुंच जाता है। ये देखकर कई डिसाइपल मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि वांगटेंग पहले से ही इनर सेक्ट का सबसे ताकतवर डिसाइपल माना जाता था। अब असली मुकाबले शुरू होते हैं। एक के बाद एक शक्तिशाली टेक्निक्स पूरे मैदान में चमकने लगती हैं। कहीं वाटर टेक्निक दिखाई देती है, तो कहीं फायर टेक्निक, कहीं विप टेक्निक, तो कहीं स्पीयर टेक्निक। लेकिन हर मुकाबले में साफ दिखाई दे रहा था कि वॉन्फा सेक्ट के डिसाइपल केवल कल्टीवेशन में ही नहीं, बल्कि बैटल एक्सपीरियंस में भी बेहद आगे निकल चुके हैं। बाहर बैठे ग्युआन सॉर्ड पेविलियन के मास्टर गहरी सांस लेकर कहते हैं, इन इनर डिसाइपल के पास केवल टैलेंट ही नहीं, बल्कि लगभग सभी अर्थ ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक भी सीख चुके हैं। पहला राउंड खत्म होने के बाद 15 डिसाइपल अगले चरण के लिए चुने जाते हैं। आधे घंटे के विश्राम के बाद दूसरा राउंड शुरू होता है। इस बार मुकाबले और भी कठिन हो जाते हैं। लिu रुयान, ज़ो लिंगयुए, चेन डोक्शुआन, सु चांगचिंग, लिन शुएंग, वांगटेंग और बाकी सभी एलीट डिसाइपल एक एक करके स्टेज पर उतरते हैं। हर मुकाबले में नई नई टेक्निक्स देखने को मिलती हैं। कहीं आइस सोल स्पीयर दिखाई देती है, तो कहीं थंडर टेक्निक, कहीं ताइची की रहस्यमयी शक्ति, तो कहीं तेज सॉर्ड आर्ट्स। दूसरे सेक्ट्स के सभी कल्टीवेटर्स एक पल के लिए भी अपनी नजरें स्टेज से नहीं हटा पा रहे थे। उधर वांगटेंग लगातार अपने विरोधियों को आसानी से हराता हुआ आगे बढ़ता जाता है। उसकी भारी शक्ति के सामने कई डिसाइपल 10 चाल भी पूरी नहीं कर पाते। एक मुकाबले में तो उसका प्रतिद्वंद्वी केवल 10 मूव्स के बाद ही सम्मानपूर्वक हार मान लेता है। दूसरी ओर चेन डोक्शुआन अपनी रहस्यमयी ताइची दाव से सभी को चौंका देता है। वो विरोधी की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। कभी फोर्स रिडायरेक्ट करता है, तो कभी सॉफ्टनेस से हार्ट अटैक को रोक देता है। उसकी टेक्निक देखकर कई एल्डर्स भी सिर हिलाकर उसकी प्रशंसा करते हैं। धीरे धीरे क्वार्टर फाइनल शुरू हो जाते हैं। अब केवल 8 सबसे शक्तिशाली डिसाइपल बचे थे। ड्रॉ के बाद मुकाबले तय होते हैं। वांगटेंग का सामना शियान शाओदाओ से होता है। लिu रुयान का मुकाबला ज़ाओ लिंगयुए से, चेन डोक्शुआन का मुकाबला सु चांगचिंग से और लिन शुएंग का सामना ज़ाओ वुचेन से। चारों अरीना पर एक साथ भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। कुछ ही समय में वांगटेंग फिर से अपनी ताकत साबित कर देता है। वो आसानी से अगले राउंड में पहुंच जाता है। लिu रुयान भी शानदार जीत हासिल करती है। चेन डोक्शुआन अपनी ताइची टेक्निक से विरोधी को पूरी तरह दबा देता है, जबकि लिन शुएंग अपनी सॉर्ड टेक्निक के दम पर सेमीफाइनल तक पहुंच जाती है। अब फाइनल 4 तय हो चुके थे। वांगटेंग, लिu रुयान, चेन डोक्शुआन, लिन शुएंग। पूरा कंपटीशन ग्राउंड तालियों से गूंज उठता है। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला शुरू होता है। वांगटेंग बनाम लिu रुयान। लेकिन लिu रुयान अच्छी तरह समझ चुकी थी कि वांगटेंग की रॉ पावर उससे कहीं अधिक है, इसलिए वो केवल एक अटैक झेलने के बाद तुरंत हार मान लेती है। दर्शकों को पहले तो आश्चर्य होता है, लेकिन अनुभवी एल्डर्स तुरंत समझ जाते हैं कि उसने अपनी ताकत बचाने के लिए यह फैसला लिया है। अब उसका लक्ष्य 3rd प्लेस जीतना था। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल शुरू होता है। चेन डोक्शुआन बनाम लिन शुएंग। दोनों ही असाधारण प्रतिभा वाले डिसाइपल थे। चेन डोक्शुआन अपनी ताइची दाव का उपयोग करता है। वो हर अटैक को बिना ताकत लगाए रीडायरेक्ट कर देता है। दूसरी ओर लिन शुएंग की सॉर्ड टेक्निक बेहद तेज और सटीक थी। कई दर्जन चालों तक दोनों बराबरी से लड़ते रहते हैं। आखिरकार लिन शुएंग अपनी पूरी ताकत से अंतिम सॉर्ड अटैक करती है, लेकिन चेन डोक्शुआन अपनी ताइची टेक्निक से उस अटैक को भी निष्क्रिय कर देता है। लिन शुएंग सम्मानपूर्वक हार स्वीकार कर लेती है। चेन डोक्शुआन मुस्कुराकर उसकी तारीफ करता है। वो कहता है कि उसकी सॉर्ड टेक्निक लगभग पूर्ण है, बस फ्लो के साथ चलने की समझ और बढ़ जाएगी तो वो भविष्य में और भी शक्तिशाली बन जाएगी। इसके बाद 3rd प्लेस मैच शुरू होता है। लिu रुयान बनाम लिन शुएंग। इस बार दोनों अपनी असली ताकत दिखाने का फैसला करती हैं। लिu रुयान पहली बार अपना विशेष क्रिस्टल बॉडी एक्टिवेट करती है। उसका पूरा शरीर क्रिस्टल की तरह चमकने लगता है। बाहर बैठे कई सेक्ट मास्टर्स तुरंत खड़े हो जाते हैं। वे पहचान लेते हैं कि ये एक अत्यंत दुर्लभ सुप्रीम फिजिक है। दूसरी ओर लिन शुएंग भी अपनी असली शक्ति छिपाती नहीं। वो अपना 9 स्पिरिट सॉर्ड बॉडी एक्टिवेट करती है। पूरे अरीना में सॉर्ड इंटेंट फैल जाता है। आसमान में एक साथ 9 स्पिरिचुअल सॉर्ड्स प्रकट हो जाती हैं। दोनों की भयंकर लड़ाई पूरे मैदान को हिला देती है। क्रिस्टल बॉडी और 9 स्पिरिट सॉर्ड बॉडी, दो महान फिजिक्स पहली बार आमने सामने टकराते हैं। लंबी लड़ाई के बाद लिu रुयान अपनी क्रिस्टल बॉडी की अद्भुत रक्षा शक्ति और रिकवरी के बल पर आखिरकार जीत हासिल कर लेती है। लिन शुएंग मुस्कुराकर हार स्वीकार कर लेती है। वो मानती है कि उसकी हार सॉर्ड टेक्निक की वजह से नहीं, बल्कि दोनों फिजिक के अंतर की वजह से हुई। अब पूरा मैदान शांत हो जाता है, क्योंकि सभी जिस मुकाबले का इंतजार कर रहे थे वो आखिरकार आने वाला था। ग्रैंड फाइनल। वांगटेंग बनाम चेन डोक्शुआन। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। चेन डोक्शुआन मुस्कुराकर कहता है, आज हम दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे और तय करेंगे कि इनर सेक्ट का असली नंबर 1 कौन है। वांगटेंग भी आत्मविश्वास से सिर हिलाता है। असली फाइनल बैटल अब शुरू होने वाली थी। मुकाबला शुरू होते ही चेन डोक्शुआन सबसे पहले अपना प्रसिद्ध ताइची दाव इस्तेमाल करता है। उसके दोनों हाथ यिन और यांग की शक्ति के साथ घूमने लगते हैं। पूरे अरीना में ताइची की विशाल ऊर्जा फैल जाती है, लेकिन वांगटेंग शांत खड़ा रहता है। अचानक वो गरजता है, स्टार बैटल बॉडी एक्टिवेट। अगले ही पल उसके पूरे शरीर पर सितारों जैसी चमक फैल जाती है। उसकी ऑरा कई गुना बढ़ जाती है। पूरा मैदान हैरानी से भर उठता है। एक एल्डर तुरंत पहचान लेता है, ये था दुर्लभ स्टार बैटल बॉडी। कहा जाता है कि ये फिजिक डिवाइन वेपन्स का सामना कर सकता है और सीधे स्टार्स की शक्ति अपने शरीर में खींच लेता है। बाहर बैठे सभी सेक्ट मास्टर्स गहरी सांस लेते हैं। वे हैरान थे कि वॉन्फा सेक्ट के इनर डिसाइपल के पास भी इतनी भयानक सुप्रीम फिजिक मौजूद है। इसके बाद वांगटेंग बिना समय गंवाए अपना सबसे शक्तिशाली पंच चलाता है, स्टार सेटिंग सन पंच।
चेन डॉक्सुअन तुरंत ताइची से उसकी शक्ति मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वांग टैंग की रॉ पावर इतनी ज्यादा थी कि ताइची भी उसे पूरी तरह रोक नहीं पाती। दोनों के हमले की टक्कर से पूरा अरीना कांप उठता है। कुछ देर तक बराबरी की लड़ाई चलती है, लेकिन आखिरकार चेन डॉक्सुअन समझ जाता है कि अगर लड़ाई जारी रही तो उसे गंभीर चोट लग सकती है। वो सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर हार स्वीकार कर लेता है। इस तरह वांग टैंग इनर सेक्ट चैंपियन बन जाता है। चेन डॉक्सुअन मुस्कुराकर उसकी जीत स्वीकार करता है। वो कहता है कि वांग टैंग का बैटल बॉडी सचमुच अद्भुत है। इसके बाद कॉम्पिटिशन के परिणाम घोषित किए जाते हैं। वांग टैंग, चेन डॉक्सुअन और लियू रुयान आधिकारिक रूप से कोर डिसाइपल बन जाते हैं। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठता है, लेकिन बाहर बैठे दूसरे सेक्ट्स के एल्डर्स के चेहरे और भी गंभीर हो चुके थे। वे आपस में चर्चा करते हैं, अगर साधारण कोर डिसाइपल ही इतने शक्तिशाली हैं, तो लू चेन के डायरेक्ट डिसाइपल आखिर कितने भयावह होंगे। कॉम्पिटिशन समाप्त होने के बाद लू चेन स्वयं मंच पर आते हैं। पूरा सेक्ट एक साथ खड़ा होकर सेक्ट मास्टर को प्रणाम करता है। लू चेन सभी डिसाइपल की ओर देखकर कहते हैं, कल्टीवेशन का रास्ता कभी आसान नहीं होता। आज की जीत या हार किसी इंसान का भविष्य तय नहीं करती। जो जीते हैं वे कभी घमंड न करें, और जो हार गए वे कभी निराश न हो। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने वाला ही भविष्य में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। सभी डिसाइपल एक साथ ऊंची आवाज में वचन देते हैं, हम सेक्ट मास्टर की उम्मीदों पर हमेशा खरे उतरेंगे। लू चेन संतुष्ट होकर सभी को उठने का आदेश देते हैं। इसके बाद वो एक और बड़ी घोषणा करते हैं। 15 दिन बाद मिरियत धर्मा सेक्ट पूरे कॉन्टिनेंट के लिए फिर से डिसाइपल रिक्रूटमेंट शुरू करेगा। ये घोषणा सुनते ही पूरा मैदान उत्साह से भर उठता है। दूसरे सेक्ट्स के प्रतिनिधि भी तुरंत समझ जाते हैं कि मिरियत धर्मा सेक्ट अब पहले से भी तेजी से बढ़ने वाला है। टियानबाओ पवेलियन के पवेलियन मास्टर तुरंत आगे आते हैं। वे वादा करते हैं कि रिक्रूटमेंट की खबर पूरे श्वनहुआंग कॉन्टिनेंट में फैलाने की जिम्मेदारी टियानबाओ पवेलियन उठाएगा। लू चेन मुस्कुराकर उनका धन्यवाद करते हैं। इसके बाद सभी मेहमान धीरे धीरे वापस लौटने लगते हैं। उधर रुऑक्सी लू चेन से एक विशेष अनुमति मांगती है। वो चाहती थी कि 100 फ्लावर्स वैली की लड़कियां कॉम्पिटिशन के दौरान कमाए हुए कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स का उपयोग करके एक बार एवोल्यूशन पूल में प्रवेश कर सकें। लू चेन कुछ पल सोचते हैं, फिर अनुमति दे देते हैं, लेकिन साथ ही साफ कह देते हैं ये केवल एक बार के लिए होगा, अगली बार कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी। रुऑक्सी खुशी खुशी सेक्ट मास्टर का धन्यवाद करती है। कॉम्पिटिशन समाप्त होते ही रिक्रूटमेंट की खबर पूरे कॉन्टिनेंट में आग की तरह फैल जाती है। हर शहर, हर किंगडम, हर सेक्ट में केवल इसी की चर्चा होने लगती है। अनगिनत परिवार अपने बच्चों को वानफा सेक्ट भेजने की तैयारी शुरू कर देते हैं। कई लोग कहते हैं अगर उनका बच्चा वानफा सेक्ट में प्रवेश कर गया तो पूरे परिवार की किस्मत बदल जाएगी। उधर सेंट्रल प्रोविंस में एक रहस्यमयी शक्ति का दूत आखिरकार अपने एंसेस्टर्स के सामने लौटता है। वो मारियत धर्मा सेक्ट में देखी हर बात विस्तार से बताता है। वो कहता है वहां स्पिरिचुअल छी इतनी घनी है कि लगभग लिक्विड बन चुकी है। सबसे कमजोर एल्डर भी सेंट किंग रियल्म का है। क्वाजी एम्परर एक्सपर्ट्स की संख्या गिनना भी मुश्किल है। और सबसे भयावह बात, सेक्ट में कम से कम 5 ग्रेट एम्परर मौजूद हैं। ये सुनकर तीनों एंसेस्टर्स पूरी तरह चुप हो जाते हैं। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि मिरियट धर्मा सेक्ट उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसी समय नॉर्दर्न डोमेन के एक छोटे से परिवार में एक बीमार लड़की अपने कमरे में बैठी थी। बचपन से वो कल्टीवेट नहीं कर पा रही थी। पूरा परिवार उसे एक बेकार लड़की समझता था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसे बार बार एक अजीब सपना आ रहा था। सपने में वो स्वयं को इंपीरियल रोब पहने हुए देखती, उसके हाथ में डिवाइन वेपन होती और असंख्य लोग उसके सामने घुटने टेक कर खड़े रहते। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब सपना है या किसी पुराने जीवन की याद। उधर मिरियट धर्मा सेक्ट में छोटी निंग चिंगचुआन अभी भी इमॉर्टल बीस्ट एग को हैच करने की कोशिश कर रही थी। कई दिनों से स्पिरिचुअल छी देने के बाद भी एग नहीं टूटा। वो उदास होकर लू चेन के पास पहुंचती है। लू चेन हंसकर कहते हैं पहले अपनी कल्टीवेशन बढ़ाओ, जितनी अधिक स्पिरिचुअल छी होगी उतनी जल्दी एग जन्म लेगा। लेकिन छोटी लड़की ट्रेनिंग से बचने के लिए तरह तरह के बहाने बनाने लगती है। इसी दौरान अचानक सिस्टम की आवाज गूंजती है, न्यू सिस्टम मिशन, टारगेट नॉर्दर्न डोमेन जाकर एक नए डिसाइपल को स्वीकार करो, रिवॉर्ड डिसाइपल गिफ्ट पैक। लू चेन मुस्कुरा देते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि एक और महान प्रतिभा उनका इंतजार कर रही है। वो तुरंत एल्डर शेन को आदेश देते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में निंग चिंगचुआन का ध्यान रखा जाए। फिर अकेले ही स्पेस चीरते हुए नॉर्दर्न डोमेन की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ ही समय बाद वो एक साधारण से कमरे में पहुंचते हैं। वहां एक सुंदर लेकिन बेहद कमजोर लड़की बैठी थी। सिस्टम उसकी पूरी जानकारी दिखाता है, नाम बिंगली, स्पेशल फिजिक, एंशिएंट फ्रोजन फीनिक्स बॉडी, पास्ट लाइफ, आइस फीमेल एम्परर, स्थिति पिछले जन्म की सील के कारण कल्टीवेट नहीं कर पा रही। लू चेन हल्की मुस्कान के साथ उसके सामने प्रकट होते हैं। बिंगली घबरा जाती है। वो पूछती है आप कौन है? लू चेन शांत स्वर में जवाब देते हैं, मैं मिरियट धर्मा सेक्ट का सेक्ट मास्टर हूं और तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने आया हूं। बिंगली पहले तो विश्वास नहीं करती, क्योंकि पूरी दुनिया उसे एक बेकार लड़की मानती थी। लेकिन लू चेन बताते हैं कि वो वेस्ट बॉडी नहीं बल्कि एंशिएंट फ्रोजन फीनिक्स बॉडी की मालिक है। साथ ही उसके पिछले जन्म की यादें भी जल्द जागने वाली हैं। धीरे धीरे बिंगली को अपने अजीब सपनों की याद आने लगती है। उसे महसूस होता है कि लू चेन सच कह रहे हैं। आखिरकार वो सम्मानपूर्वक घुटनों पर बैठती है और 3 बार प्रणाम करके कहती है, मास्टर मैं आपकी डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूं। लू चेन मुस्कुराकर उसे उठाते हैं और घोषणा करते हैं, आज से तुम मिरियट धर्मा सेक्ट की 5वीं डायरेक्ट डिसाइपल हो। बिंगली की नई जिंदगी यहीं से शुरू हो जाती है। लेकिन सेक्ट लौटने से पहले वो अपने पिता से आखिरी बार मिलने का फैसला करती है। बिंगली पहली बार मिरियट धर्मा सेक्ट के अंदर कदम रखती है। चारों तरफ फैली घनी स्पिरिचुअल छी, विशाल पहाड़ और स्वर्ग जैसी सुंदरता देखकर वो पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसके मास्टर ने जरा भी बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं की थी। तभी एक छोटी लड़की मुस्कुराते हुए उसके पास आती है। वो थी निंग यून। वो हंसते हुए कहती है, मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ। हमारे सेक्ट में तुम्हारे 2 सीनियर ब्रदर्स और एक सीनियर सिस्टर भी हैं। उनसे भी जल्द मुलाकात होगी। बिंगली सम्मानपूर्वक प्रणाम करती है। इसके बाद लू चेन कहते हैं कि अब समय आ गया है उसकी सील हटाने का। वो बिंगली को शांत होकर ध्यान लगाने का आदेश देते हैं और चेतावनी देते हैं कि सील टूटते समय अपना मन स्थिर रखना। अगले ही पल लू चेन अपनी शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित करते हैं। भयानक स्पिरिचुअल पावर पूरे हॉल में फैल जाती है। सालों से उसके शरीर पर लगी सील टूटने लगती है। उसी समय दूर आइस
गॉड पैलेस में सोल सील अचानक चमक उठती है। वहां मौजूद एंसेस्टर्स तुरंत समझ जाते हैं कि एम्प्रेस की सोल पूरी तरह जाग चुकी है। वे तुरंत ईस्टर्न डोमेन की ओर रवाना हो जाते हैं। इधर बिंगली की सील पूरी तरह हट जाती है। उसका एंशिएंट फ्रोजन फीनिक्स बॉडी आखिरकार पूरी तरह जाग उठता है। वो अपने शरीर में पहले कभी महसूस न की गई शक्ति का अनुभव करती है, लेकिन उसके मन में एक चिंता भी थी। वो लू चेन से पूछती है, मास्टर, आइस गॉड पैलेस का क्या होगा? लू चेन मुस्कुराकर कहते हैं, चिंता मत करो, आइस गॉड पैलेस अभी भी नॉर्दर्न डोमेन की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। फिर वो बिंगली को समझाते हैं कि पिछले जन्म की अधूरी टेक्निक दोबारा कभी मत अपनाना। इस जीवन में वो उससे कहीं बेहतर कल्टीवेशन टेक्निक सीखेगी। इसके बाद रॉक्सी, बिंगली और निंग चिंगचुआन को टेक्निक हॉल लेकर जाती है। हॉल के अंदर पहुंचते ही बिंगली पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। आसमान में अनगिनत प्रकाश के गोले तैर रहे थे। हर गोले के अंदर एक शक्तिशाली कल्टीवेशन टेक्निक मौजूद थी। उसे जल्द ही इमॉर्टल ग्रेड टेक्निक 9 नेदराइज फीनिक्स आर्ट मिल जाती है। इसके साथ ही उसे कोल्ड मून सॉर्ड कोडेक्स भी प्राप्त होता है। बिंगली समझ जाती है कि उसके पिछले जन्म की सबसे शक्तिशाली टेक्निक भी इनके सामने कुछ नहीं थी। वो मन ही मन प्रण लेती है कि इस जीवन में वो पहले से भी ऊंची मंजिल तक पहुंचेगी। उसी समय आइस गॉड पैलेस की 2 एंसेस्टर्स आखिरकार मिरियाद धर्मा सेक्ट पहुंच जाती हैं। वे जबरदस्ती अंदर आने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि रास्ते में ही उन्हें महसूस हो चुका था कि सेक्ट के अंदर कई ऐसी औरस मौजूद हैं जो उनसे भी कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें सेक्ट मास्टर हॉल में बुलाया जाता है। लू चेन पहले से ही उनके आने का उद्देश्य जानते थे। दोनों एंसेस्टर्स बिंगली को देखते ही घुटनों पर बैठ जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे सम्मान से कहती हैं, योर मैजेस्टी, आखिरकार हम आपको ढूंढ ही पाए। लेकिन बिंगली शांत स्वर में जवाब देती है, इस जीवन में मैं एम्प्रेस नहीं हूँ, मेरा नाम हैन बिंगली है। वो साफ कह देती है कि अब वो मिरियड धर्मा सेक्ट की डिसाइपल है और यहीं कल्टीवेट करेगी। दोनों एंसेस्टर्स उसे वापस आइस गॉड पैलेस ले जाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन बिंगली अपना निर्णय नहीं बदलती। वो कहती है कि आइस गॉड पैलेस उसके बिना भी आगे बढ़ सकता है। अब उसे अपने मास्टर के साथ कल्टीवेट करना है। लू चेन भी उन्हें समझाते हैं कि बिंगली का भविष्य यहीं अधिक उज्जवल होगा। आखिरकार दोनों एंसेस्टर्स उसकी इच्छा स्वीकार कर लेती हैं। विदा होने से पहले लू चेन उन्हें 6 इमॉर्टल पीचेस उपहार में देते हैं। हर पीच 1000 वर्ष की आयु बढ़ा सकता था। इस अनमोल उपहार से आइस गॉड पैलेस भविष्य में कई नए क्वाजी एम्परर तैयार कर सकता था। दोनों एंसेस्टर्स भावुक होकर लू चेन और बिंगली को प्रणाम करती हैं। वे आइस गॉड पैलेस का कम्युनिकेशन टोकन भी बिंगली को सौंप देती हैं, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर वो उनसे संपर्क कर सके। उनके जाने के बाद लू चेन बिंगली को गार्डन भेज देते हैं, ताकि वो स्पिरिचुअल फ्रूट्स खाकर अपनी कल्टीवेशन की नई शुरुआत कर सके। इसके बाद लू चेन सिस्टम का नया रिवॉर्ड खोलते हैं। उन्हें 4 पर्पल कैरेक्टर समन कार्ड्स प्राप्त होते हैं। साथ ही सिस्टम एक नई बिल्डिंग भी देता है, प्रोडिजी बैटलफील्ड। ये एक विशेष ट्रेनिंग ग्राउंड था, जहां प्रवेश करने वाले हर डिसाइपल के सामने उसकी ही शक्ति के बराबर एक प्रतिद्वंद्वी प्रकट होता था। इससे डिसाइपल बिना जान का खतरा उठाए वास्तविक युद्ध का अनुभव प्राप्त कर सकते थे। लू चेन तुरंत घोषणा करते हैं कि यह सुविधा सभी डिसाइपल्स के लिए पूरी तरह फ्री रहेगी। इसके बाद वो 4 पर्पल कैरेक्टर कार्ड्स भी इस्तेमाल करते हैं। एक एक करके 4 नए ग्रेट एम्परर प्रकट होते हैं। डैंचन ग्रेट एम्परर, चिकैंग ग्रेट एम्परर, जेंगशुन ग्रेट एम्परर, मोफू ग्रेट एम्परर। चारों लू चेन को प्रणाम करते हैं और सेक्ट की सेवा करने की शपथ लेते हैं। लू चेन तुरंत उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंप देते हैं। डांचन को एल्केमी डाओ पीक का पीक मास्टर बनाया जाता है। किकैंग को आर्टिफैक्ट बिल्डिंग पीक की जिम्मेदारी मिलती है। जेंगशुन को फॉर्मेशन पीक का पीक मास्टर बनाया जाता है और मोफू को प्रोफाउंड फ्लोटिंग पीक की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। लू चेन आदेश देते हैं कि 10 दिन बाद होने वाली डिसाइपल रिक्रूटमेंट में हर पीक अपने नए डिसाइपल्स चुन सकेगा। चारों ग्रेट एम्परर सम्मानपूर्वक आदेश स्वीकार कर लेते हैं। उधर आइस गॉड पैलेस में लौटने के बाद सभी एंसेस्टर्स बाकी एल्डर्स को पूरी घटना बताते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि मिरियड धर्मा सेक्ट की शक्ति उनकी कल्पना से कहीं अधिक है। सबसे बड़ी बात, एम्प्रेस अब मिरियड धर्मा सेक्ट के सेक्ट मास्टर को अपना मास्टर मान चुकी है। कुछ एल्डर्स इस निर्णय से परेशान हो जाते हैं, लेकिन एंसेस्टर्स उन्हें शांत करते हुए कहते हैं, बिंगली ने आइस गॉड पैलेस को नहीं छोड़ा है, बल्कि उसके कारण अब आइस गॉड पैलेस और मिरियड धर्मा सेक्ट के बीच मित्रता का संबंध स्थापित हो चुका है और यही भविष्य में पूरे नॉर्दर्न डोमेन के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य साबित होगा। आइस गॉड पैलेस में वापस लौटने के बाद दोनों एंसेस्टर्स पूरी सभा को मिरियड धर्मा सेक्ट की सच्ची ताकत के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि अब बिंगली पूरी तरह सुरक्षित है। उसने अपनी इच्छा से मिरियड धर्मा सेक्ट के सेक्ट मास्टर को अपना मास्टर स्वीकार किया है। पहले कुछ एल्डर्स इस बात से दुखी हो जाते हैं, लेकिन एंसेस्टर्स उन्हें समझाते हैं कि बिंगली ने आइस गॉड पैलेस को नहीं छोड़ा है, बल्कि अब दोनों सेक्ट्स के बीच एक मजबूत संबंध बन चुका है। इसके बाद आइस गॉड पैलेस के तीनों एंसेस्टर्स लू चेन द्वारा दिए गए 6 इमॉर्टल पीचेस का उपयोग करते हैं। हर पीच उनकी आयु 1000 वर्ष बढ़ा देता है। अब तीनों के पास लगभग 2-2 हजार वर्ष अतिरिक्त समय था। वे निर्णय लेते हैं कि अगले 3000 वर्षों में आइस गॉड पैलेस को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाएगा। नए क्वाजी एम्परर तैयार किए जाएंगे और वे स्वयं भी लंबे समय तक क्लोज डोर कल्टीवेशन करेंगे। उधर सेंट्रल प्रोविंस की कई एंशिएंट फैमिलीज भी मिरियड धर्मा सेक्ट की बढ़ती ताकत से बेचैन होने लगती हैं। उन्हें पता चलता है कि वॉन्फा सेक्ट में अब कुल 9 ग्रेट एम्परर मौजूद हैं। इतनी भयावह शक्ति के सामने कोई भी फैमिली अकेले खड़ी नहीं हो सकती थी, इसलिए वे तय करते हैं कि फिलहाल वॉन्फा सेक्ट से टकराना मूर्खता होगी। कुछ लोग मित्रता की सलाह देते हैं, तो कुछ लोग बाकी एंशिएंट फैमिलीज के साथ मिलकर भविष्य की योजना बनाने का निर्णय लेते हैं। लेकिन सभी एक बात मान लेते हैं, जब तक इमॉर्टल असेंशन पाथ नहीं खुलता तब तक कोई भी वॉन्फा सेक्ट के खिलाफ खुलकर कदम नहीं उठाएगा। उधर मिरियड धर्मा सेक्ट में डिसाइपल लगातार प्रोडिजी बैटलफील्ड में ट्रेनिंग कर रहे थे। हुआइन और काई बुफान देखते हैं कि उनके सीनियर ब्रदर निंग, टियान और सीनियर सिस्टर म्यू भी बैटलफील्ड में प्रवेश कर चुके हैं। दोनों उत्सुकता से उनकी लड़ाई देखने लगते हैं। निंग टियान के सामने उसकी ही शक्ति के बराबर एक प्रतिद्वंद्वी प्रकट होता है, लेकिन लड़ाई शुरू होते ही निंग टियान अपनी सुप्रीम फिजिक की शक्ति दिखा देता है। उसका एक पंच ही विरोधी की सबसे शक्तिशाली टेक्निक तोड़ देता है। यहाँ तक कि इनविंसिबल बैटल बॉडी भी उसके सामने टिक नहीं पाता। हुआइन गहरी सांस लेकर कहता है, अब समझ आया कि सेक्ट मास्टर ने सीनियर ब्रदर को डायरेक्ट डिसाइपल क्यों
क्यों बनाया। दूसरी ओर सीनियर सिस्टर म्यू भी बैटलफील्ड में उतरती है। उसका मुकाबला एक शैडो बॉडी वाले प्रतिद्वंद्वी से होता है। विरोधी पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन म्यू अपना राइनकार्नेशन बॉडी एक्टिवेट कर देती है। 6 विशाल राइनकार्नेशन हेलोज उसके पीछे प्रकट हो जाते हैं। अगले ही पल उसकी टेक्निक राइनकार्नेशन सप्रेसेस इविल पूरे बैटलफील्ड को ढक लेती है। सिर्फ कुछ ही मूव्स में शैडो बॉडी पूरी तरह हार जाता है। सभी डिसाइपल उसकी ताकत देखकर दंग रह जाते हैं। वे पहली बार समझते हैं कि सेक्ट मास्टर के डायरेक्ट डिसाइपल आखिर इतने खास क्यों हैं। इसी बीच पूरे शुनहुआंग कॉन्टिनेंट में एक बड़ी खबर फैल जाती है। मिरियाद धर्मा सेक्ट का डिसाइपल रिक्रूटमेंट शुरू होने वाला है। ये सुनते ही हर किंगडम, हर डायनेस्टी, हर सेक्ट और हर कल्टीवेटर में उत्साह फैल जाता है। लाखों नहीं, करोड़ों लोग सेक्रेड हेवन माउंटेन की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ ही दिनों में वहां इंसानों का समंदर उमड़ पड़ता है। टियानबाओ पवेलियन लगातार फ्लाइंग शिप से लोगों को पहुंचा रहा था। अनुमान लगाया जाता है कि असेसमेंट में भाग लेने और साथ आने वालों की कुल संख्या लगभग 2 अरब तक पहुंच चुकी है। इतनी भीड़ देखकर एल्डर वांगलिन तुरंत सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा देते हैं। लू चेन आदेश देते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति रिक्रूटमेंट के दौरान हंगामा करेगा तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, और अगर किसी ने गंभीर अपराध किया तो वहीं मार दिया जाएगा। इसके साथ ही लू चेन एक और आदेश जारी करते हैं। रिक्रूटमेंट के बाद सभी नए डिसाइपल को नियमित रूप से सीक्रेट रियल्म भेजा जाएगा ताकि उन्हें वास्तविक बैटल एक्सपीरियंस मिल सके। साथ ही टेक्निक हॉल और बाकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज हर महीने 15 दिन तक सभी डिसाइपल के लिए फ्री रहेंगी। पूरा सेक्ट तुरंत तैयारियों में जुट जाता है। आखिरकार रिक्रूटमेंट का दिन आ ही जाता है। अनगिनत प्रतिभाशाली युवक युवतियां पर्वत के नीचे इकट्ठा होते हैं। हर किसी की आंखों में केवल एक ही सपना था, मिरियड धर्मा सेक्ट का डिसाइपल बनना। कुछ प्रिंसेस, कुछ प्रिंसेसेस, कुछ साधारण किसान और कुछ छोटे किंगडम के प्रतिभाशाली कल्टीवेटर्स भी इस परीक्षा में भाग लेने आए थे। लू चेन स्वयं रिक्रूटमेंट की शुरुआत की घोषणा करते हैं। पूरा मैदान शांत हो जाता है। फिर एल्डर वांगलिन सभी को नियम बताते हैं। मिरियाद धर्मा सेक्ट में प्रवेश के लिए केवल 2 परीक्षाएं होंगी। पहली परीक्षा इल्यूजरी स्पिरिट स्टेयरकेस। इसमें कुल 99 स्टेप्स हैं। जो उम्मीदवार शिखर तक पहुंच जाएगा वो कम से कम सेक्ट का सर्वेंट डिसाइपल बनने योग्य माना जाएगा। दूसरी परीक्षा होगी ग्रेट डाओ कॉल्ड्रन टैलेंट टेस्ट। उम्मीदवार को कॉल्ड्रन पर प्रहार करना होगा। जितनी रिंग्स निकलेंगी उसी के अनुसार उसकी टैलेंट तय होगी। 1 से 9 रिंग्स वाले प्रतिभाशाली इनर सेक्ट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने 10 रिंग्स उत्पन्न कर दिए तो वो सीधे सेक्ट मास्टर का पर्सनल डिसाइपल बनने का अधिकारी होगा। इतने सरल नियम सुनकर भीड़ में कई लोग हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह परीक्षा बहुत आसान होगी, लेकिन असली कठिनाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी। जैसे ही पहला समूह इल्यूजरी स्पिरिट स्टेयरकेस पर चढ़ना शुरू करता है, सीढ़ियां तुरंत इल्यूजन पैदा कर देती हैं। हर व्यक्ति अपने मन की सबसे गहरी इच्छा और सबसे छिपे हुए विचारों का सामना करने लगता है। जो लोग गलत इरादे लेकर आए थे वे एक एक करके इल्यूजन में फंसने लगते हैं। एक युवक तो अपने भ्रम में खुद को लिंगशू फीमेल एम्परर से विवाह करते हुए देखने लगता है। वो उसके बारे में अपमानजनक कल्पनाएं करने लगता है, लेकिन अगले ही पल लिंगशू फीमेल एम्परर की एम्परर ऑरा सीधे इल्यूजन के अंदर प्रकट होती है। वो युवक भय से कांप उठता है। उसे तुरंत असेसमेंट से बाहर फेंक दिया जाता है। उसका पूरा परिवार भी शर्म से सिर झुका लेता है। एल्डर वांगलिन गंभीर स्वर में घोषणा करते हैं, इल्यूजरी स्पिरिट स्टेयरकेस सीधे डाओ हार्ट की परीक्षा लेती है। जिसके मन में लालच, छल या बुरे इरादे होंगे वो कभी मिरियड धर्मा सेक्ट में प्रवेश नहीं कर पाएगा। कुछ ही समय में हजारों उम्मीदवार इल्यूजन में असफल होकर बाहर हो जाते हैं। पास रेट 10% से भी कम दिखाई देने लगता है। एल्डर्स एक दूसरे की ओर देखकर समझ जाते हैं, इस बार रिक्रूटमेंट पहले से भी कहीं अधिक कठिन होने वाला है। मिरियड धर्मा सेक्ट की रिक्रूटमेंट अब पूरे जोश में चल रही थी। इल्यूजरी स्पिरिट स्टेयरकेस की पहली परीक्षा में करोड़ों लोगों में से केवल कुछ ही उम्मीदवार सफल हो पाए थे। लू चेन दूर से सब कुछ शांत भाव से देख रहे थे। वो हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, इतने लोग आए लेकिन अभी तक एक भी ऐसा नहीं मिला जो मेरा डायरेक्ट डिसाइपल बनने योग्य हो। इसके बाद वो एल्डर शेन से पूछते हैं कि नए डिसाइपल के लिए रोब्स और सेक्ट टोकन्स तैयार हो चुके हैं या नहीं। एल्डर शेन तुरंत जवाब देते हैं, सेक्ट मास्टर जू दाओफेंग पहले ही 2 लाख डिसाइपल रोब्स और सेक्ट टोकन्स तैयार कर चुके हैं। लू चेन संतुष्ट होकर सिर हिलाते हैं। वो आदेश देते हैं कि जैसे ही कोई उम्मीदवार इल्यूजरी स्पिरिट स्टेयरकेस पार करे उसे तुरंत टैलेंट टेस्ट के लिए भेज दिया जाए। इतनी बड़ी भीड़ के कारण समय बर्बाद नहीं किया जा सकता था। इसके बाद वो जिम्मेदारियां बांटते हैं। काई बुफान और हुआ एंड टैलेंट टेस्ट संभालेंगे। वोंग टेंग, लियू रुयान और चेन डॉक्शवन नए डिसाइपल का रजिस्ट्रेशन करेंगे। सारी व्यवस्था पूरी तरह व्यवस्थित कर दी जाती है। उधर इल्यूजरी स्पिरिट स्टेयरकेस पर एक साधारण कपड़े पहना हुआ युवक सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। बाकी उम्मीदवार अभी 20 या 30 स्टेप्स पर ही थे, लेकिन वो सीधे 60 से ऊपर पहुंच चुका था। भीड़ हैरानी से उसे देखने लगती है। कोई नहीं जानता था कि वो किस परिवार से आया है। उसके कपड़े देखकर लगता था कि वो किसी गरीब परिवार का साधारण युवक है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति असाधारण थी। जब वो 67वें स्टेप पर पहुंचता है तो अचानक उसका शरीर कांपने लगता है। ऐसा लगता था जैसे हजारों पहाड़ उसके कंधों पर रख दिए गए हों। अब परीक्षा बदल चुकी थी। पहले 66 स्टेप्स मन की परीक्षा थे, लेकिन आखिरी 33 स्टेप्स केवल इच्छा शक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा थे। भीड़ में मौजूद कई अनुभवी कल्टीवेटर तुरंत समझ जाते हैं कि इल्यूजरी स्पिरिट स्टेयरकेस की असली कठिनाई यहीं से शुरू होती है। अगर किसी का डाओ हार्ट जरा भी डगमगा गया तो वो तुरंत बाहर हो जाएगा। इसी बीच जोंगझो की कई प्रसिद्ध एंशिएंट फैमिलीज के यंग जीनियसेस भी आगे आते हैं। शाओ फैमिली, नैलन फैमिली, सीमा फैमिली और हुआंगफू फैमिली के उत्तराधिकारी भी स्टेयरकेस पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। वे सभी अपने टैलेंट पर बेहद घमंड कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि यह परीक्षा उनके लिए बिल्कुल आसान होगी, लेकिन कुछ ही समय बाद कई लोग इल्यूजन में फंस कर नीचे गिर जाते हैं। कुछ ग्रेविटी टेस्ट सहन नहीं कर पाते और कुछ बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। उनका घमंड वहीं टूट जाता है। उसी समय एक रहस्यमयी युवती अचानक सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। वो बिना किसी कठिनाई के तेजी से ऊपर बढ़ती जाती है। इल्यूजन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, ग्रेविटी भी उसे रोक नहीं पाती। लिंगशू फीमेल एम्परर दूर से उसे देखते ही मुस्कुरा देती हैं। वो तुरंत पहचान लेती हैं कि इस लड़की के पास दुर्लभ 9 ऑरिफिस एक्सक्विजिट हार्ट है। वो मन ही मन फैसला कर लेती हैं कि अगर ये लड़की परीक्षा पास कर गई
तो वो उसे अपनी डायरेक्ट डिसाइपल बनाएंगी। कुछ ही देर बाद वो साधारण कपड़े पहना हुआ सॉर्ड बॉक्स लेकर चलने वाला युवक आखिरकार सबसे पहले स्टेयरकेस की चोटी पर पहुंच जाता है। वेंजियन पीक के सॉर्ड एम्परर उसे देखते ही खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, इस लड़के के पास कोई विशेष फिजिक नहीं है, लेकिन इसका सॉर्ड हार्ट पूरी तरह निर्मल है। उधर दूसरी ओर नैलन फैमिली का प्रतिभाशाली युवक इल्यूजन में हार जाता है। वो गुस्से से एल्डर वॉन्ग लिन से दोबारा परीक्षा देने की मांग करता है, लेकिन वॉन्ग लिन साफ शब्दों में मना कर देते हैं। मिरियड धर्मा सेक्ट का नियम था, हर व्यक्ति को केवल एक ही मौका मिलेगा। जो असफल हो गया उसे तुरंत वापस लौटना होगा। नैलन शू अपमानित होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद पहला बैच सेक्ट के अंदर टैलेंट टेस्ट के लिए पहुंचता है। जैसे ही वे सेक्ट के अंदर प्रवेश करते हैं, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चारों तरफ फैली स्पिरिचुअल शी, विशाल पीक्स, इमॉर्टल जैसी बिल्डिंग्स और स्वर्ग जैसी सुंदरता देखकर सभी पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। कई उम्मीदवार कहते हैं कि उनके एंसेस्टर्स की कल्टीवेशन केव भी यहाँ के किसी कोने के बराबर नहीं होगी। उन्हें रास्ते में पूरे सेक्ट का परिचय दिया जाता है। सबसे पहले वे वॉन्फा पीक देखते हैं, जहाँ सेक्ट मास्टर लू चैन और उनके डायरेक्ट डिसाइपल रहते हैं। इसके बाद उन्हें बाकी 8 पीक्स के बारे में बताया जाता है। हर पीक का अपना ग्रेट एम्परर पीक मास्टर था। कोई सॉर्ड डाउ सिखाता था, कोई एल्केमी, कोई फॉर्मेशन, तो कोई बॉडी रिफाइनमेंट। ये सुनकर सभी उम्मीदवार उत्साह से भर उठते हैं। कई लड़कियां लिंगशू पीक में जाना चाहती थीं, कुछ सॉर्ड डाउ सीखने के लिए वेंजियन पीक का सपना देख रही थीं, और कुछ एल्केमी पीक में प्रवेश करना चाहती थीं। आखिरकार सभी उम्मीदवार टैलेंट टेस्ट ग्राउंड पर पहुंचते हैं। यहाँ उनका स्वागत कोर डिसाइपल काई बुफान और हुआयन करते हैं। सबसे पहले सभी अपना नाम दर्ज कराते हैं, फिर एक एक करके ग्रेट डाउ कॉल्ड्रन पर प्रहार करना शुरू करते हैं। पहला उम्मीदवार था शाओजान। उसके प्रहार से कॉल्ड्रन में लगातार 7 रिंग्स गूंजती हैं। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। 7 रिंग्स का मतलब था कि वो सीधे इनर सेक्ट में प्रवेश करेगा। काई बुफान मुस्कुराकर उसे इनर डिसाइपल घोषित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद आने वाले अधिकांश उम्मीदवार केवल सर्वेंट या आउटर डिसाइपल बनने लायक टैलेंट दिखा पाते हैं। काई बुफान मजाक करते हुए कहते हैं, मैंने सोचा था इस बार सभी बहुत प्रतिभाशाली होंगे, लेकिन लगता है पहला लड़का ही सबसे खास था। इसके बाद सिमानान भी टैलेंट टेस्ट पास कर लेता है, लेकिन असली उत्साह तब शुरू होता है जब सबसे पहले स्टेयरकेस पार करने वाला साधारण युवक आगे आता है। उसका नाम था चेन पिंगएन। वो ग्रेट डाउ कॉल्ड्रन के सामने शांत होकर खड़ा होता है। एक ही पंच में कॉल्ड्रन जोर से गूंज उठता है। लगातार 7 रिंग्स सुनाई देती हैं। भीड़ तालियां बजाने लगती है, लेकिन वेंजियन पीक के सॉर्ड एम्परर की नजर कहीं और थी। वो चेन पिंगान के शरीर को देखकर मुस्कुराते हैं। वे बताते हैं कि उसके पास कोई सॉर्ड फिजिक नहीं है, लेकिन उससे भी दुर्लभ चीज मौजूद है, इनेट सॉर्ड हार्ट फाउंडेशन। सॉर्ड एम्परर छिंगरुओ को समझाते हैं कि सॉर्ड हार्ट का मतलब केवल सॉर्ड चलाना नहीं होता, बल्कि ऐसा मन जो स्वयं सॉर्ड बन जाए। वो आगे सॉर्ड डाउ के 4 महान स्तर समझाते हैं। पहला, सीइंग द सॉर्ड, जहां कल्टीवेटर केवल सॉर्ड चलाना सीखता है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग द सॉर्ड, जहां वो समझता है कि असली शक्ति सॉर्ड में नहीं बल्कि उसे चलाने वाले के मन में होती है। तीसरा, ट्राइंग द सॉर्ड, जहां सॉर्ड इंटेंट स्वयं कल्टीवेटर की इच्छा बन जाती है। और अंतिम स्तर, नो सॉर्ड इन द हार्ट, जहां पूरी दुनिया की हर वस्तु सॉर्ड बन सकती है। हर चीज से सॉर्ड इंटेंट निकाला जा सकता है। चेन पिंगन ध्यान से ये शिक्षा सुनता है। वो सम्मानपूर्वक सॉर्ड एम्परर को प्रणाम करता है। उसी समय एक और उम्मीदवार ग्रेट डाउ कॉल्ड्रन पर प्रहार करता है। पहले 7 रिंग्स सुनाई देती हैं, लेकिन अचानक कॉल्ड्रन दोबारा गूंजने लगता है। पूरा मैदान हैरानी से उसकी ओर देखने लगता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इस बार कोई असाधारण प्रतिभा सामने आने वाली है। टैलेंट टेस्ट अभी भी पूरे जोश के साथ जारी था। सबसे पहले चेन पिंगान का परिणाम घोषित किया गया। उसे आधिकारिक रूप से मिरियड धर्मा सेक्ट का इनर डिसाइपल बना दिया गया। इसके तुरंत बाद सभी की नजर उस रहस्यमयी लड़की पर गई जिसने स्पिरिट इल्यूजन लैडर सबसे तेज गति से पार की थी। उसका नाम था येजी। भीड़ में लोग अनुमान लगाने लगे कि ग्रेट डाउ कॉल्ड्रन उसके टैलेंट पर कितनी बार गूंजेगा, लेकिन जैसे ही उसने टैलेंट टेस्ट पूरा किया, वो भी सीधे इनर डिसाइपल घोषित कर दी गई। लू चेन दूर से ये सब देखकर संतुष्ट हो जाते हैं। वो महसूस करते हैं कि इस बार रिक्रूटमेंट में सचमुच कई असाधारण प्रतिभाएं सामने आई हैं। इसके बाद लू चैन, गुचेन और लिंगशू फीमेल एम्परर को आदेश देते हैं कि अगले कुछ दिनों तक वे रिक्रूटमेंट की पूरी व्यवस्था संभालें। अब वो स्वयं वहां नहीं आएंगे। दोनों तुरंत ये जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं। इसी दौरान लिंगशू फीमेल एम्परर की नजर भीड़ में मौजूद एक और विशेष प्रतिभा पर पड़ती है। उसके पास था डबल प्यूपिल्स। इतना दुर्लभ फिजिक देखकर सभी ग्रेट एम्परर मन ही मन चाहते हैं कि ये प्रतिभा उनके पीक में आए। उधर टैलेंट टेस्ट समाप्त होने के बाद कई नए डिसाइपल आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ लोग 5 रिंग्स मिलने पर भी खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि दूसरे सेक्ट में यही टैलेंट उन्हें कोर डिसाइपल बना देता, लेकिन दूसरे डिसाइपल उन्हें समझाते हैं कि ये कोई साधारण सेक्ट नहीं बल्कि मिरियड धर्मा सेक्ट है। यहाँ का आउटर डिसाइपल भी बाहर के कई सेक्रेड लैंड्स के कोर डिसाइपल से अधिक शक्तिशाली होता है। सब लोग तय करते हैं कि अब मेहनत करके भविष्य में ग्रैंड कॉम्पिटिशन के माध्यम से इनर सेक्ट और 8 पीक्स में प्रवेश करेंगे। पहले दिन की रिक्रूटमेंट समाप्त होने पर एल्डर वांगलिन घोषणा करते हैं कि रिक्रूटमेंट पूरे 7 दिन चलेगी। जो लोग आज परीक्षा नहीं दे पाए वे अगले दिन फिर आ सकते हैं, और जो सफल हो चुके हैं अगर अपने परिवार को सूचना देना चाहते हैं तो उन्हें केवल 1 दिन की अनुमति मिलेगी। उसके बाद सभी को समय पर वापस लौटना होगा। इसी दौरान चेन पिंगान और येजी अपने सीनियर ब्रदर से पूछते हैं कि 8 पीक्स की रिक्रूटमेंट कब शुरू होगी। उन्हें बताया जाता है कि मुख्य रिक्रूटमेंट समाप्त होने के बाद हर पीक अपना डिसाइपल स्वयं चुनेगा। ये सुनकर दोनों और भी उत्साहित हो जाते हैं। दूसरे दिन फिर लाखों उम्मीदवार स्पिरिट इल्यूजन लैडर पर चढ़ना शुरू करते हैं। उधर वानफा पीक पर निंग चिंगचुआन रोज की तरह उस रहस्यमयी बीस्ट एग का इंतजार कर रही थी। वो कई दिनों से उसकी देखभाल कर रही थी। अचानक एग हिलना शुरू करता है। कुछ ही क्षणों में उसमें दरार पड़ती है और उसके अंदर से एक बेहद प्यारा लाल रंग का छोटा पक्षी बाहर निकल आता है। निंग चिंगचुआन खुशी से उसे गोद में उठा लेती है, लेकिन अगले ही पल सब लोग उसके शरीर से निकल रही भयानक ऑरा महसूस करते हैं। सिस्टम तुरंत उसकी जानकारी दिखाता है। उस छोटे से पक्षी की कल्टीवेशन पीक सेक्रेड किंग रियल्म थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो जन्म लेते ही बोल
बोल भी सकता था। निंग छिंगचुआन पहले उसका नाम लिटिल रेड रखना चाहती है, लेकिन छोटा पक्षी तुरंत विरोध कर देता है। फिर लिटिल फायर, रॉन्ग और कई नाम सुझाए जाते हैं, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं आता। आखिरकार लू चेन मुस्कुराकर कहते हैं, आज से तुम्हारा नाम जिंग श्याओ होगा। छोटा फीनिक्स ये नाम सुनते ही खुश हो जाता है। वो तुरंत इस नाम को स्वीकार कर लेता है। सिस्टम भी उसकी असली पहचान बता देता है। ये कोई साधारण बीस्ट नहीं, बल्कि एक डिवाइन बीस्ट फीनिक्स था, और उसकी ब्लड लाइन बेहद प्राचीन और रहस्यमयी थी। जन्म लेते ही फीनिक्स की एक जोरदार पुकार पूरे मिरियड धर्मा सेक्ट में गूंज उठती है। सेक्ट के बाहर तक लोग वो आवाज सुन लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि शायद कोई डिवाइन ट्रेजर प्रकट हुआ है, लेकिन लिंगशु फीमेल एम्परर तुरंत सभी को शांत कर देती हैं। वो आदेश देती हैं कि कोई भी अपना टैलेंट टेस्ट बीच में न छोड़े। रिक्रूटमेंट पहले की तरह जारी रहती है। उधर जिंग श्याओ जल्दी ही सेक्ट के बाकी स्पिरिचुअल बीस्ट से भी मिल जाता है। वो श्याओ हाओ के साथ खेलना शुरू कर देता है। निंग छिंगचुआन दोनों को लेकर सेक्ट के स्पिरिट फ्रूट गार्डन पहुंचती हैं। वहां एल्डर जियांग दाओ उनका स्वागत करते हैं। वो निंग छिंगचुआन को देखकर हंसते हुए कहते हैं, आज मुझे याद करके आई हो, या फिर मेरे गार्डन के स्पिरिट फ्रूट्स को? निंग छिंगचुआन मुस्कुराकर जवाब देती है, दोनों को। एल्डर जियांग दाओ हंस पड़ते हैं और उन्हें पूरे गार्डन से मनचाहे स्पिरिट फ्रूट्स खाने की अनुमति दे देते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर जिंग श्याओ पर पड़ती है, उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। वो तुरंत महसूस कर लेते हैं कि ये छोटा सा पक्षी वास्तव में पीक सेक्रेड किंग रियल्म की कल्टीवेशन रखता है। इतना ही नहीं, उसकी ब्लड लाइन ऑरा इतनी शक्तिशाली थी कि साधारण डिवाइन बीस्ट भी उसके सामने कुछ नहीं थे। तभी एल्डर जियांग दाओ समझ जाते हैं कि कुछ देर पहले पूरे सेक्ट में गूंजी रहस्यमयी फीनिक्स क्राई इसी छोटे डिवाइन बीस्ट की थी। स्पिरिट बीस्ट फीनिक्स जिंगशाओ के जन्म के बाद पूरे मिरियाद धर्मा सेक्ट का माहौल पहले से भी अधिक जीवंत हो गया था। निंग छिंगचुआन प्यार से जिंगशाओ को स्पिरिट फ्रूट गार्डन लेकर जाती है। वहां पहुंचते ही वो उसे तरह तरह के स्पिरिट फ्रूट्स खिलाने लगती है। सबसे पहले वो उसे श्वानलिंग फ्रूट देती है। जिंगशाओ पहले तो उसे साधारण फल समझकर मना कर देता है, लेकिन निंग छिंगचुआन के जिद करने पर वो एक कौर खा लेता है। अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठती हैं। सिर्फ एक फल खाने से उसकी कल्टीवेशन सीधे 10 साल बढ़ जाती है। वो तुरंत और फल खाने की जिद करने लगता है, लेकिन निंग छिंगचुआन समझाती है कि श्वानलिंग फ्रूट का असर केवल पहली बार ही सबसे अधिक होता है। इसके बाद वो उसे सोल स्पिरिट फ्रूट दिखाती है। ये सोल पावर बढ़ाने वाला दुर्लभ फल था। फिर वो ड्रैगन स्केल फ्रूट की ओर इशारा करती है, जिससे शरीर और ब्लड शी मजबूत होती है। उसी समय जिंग शाओ देखता है कि शाओ हाओ आराम से एक अलग फल खा रहा है। वो पूछता है कि ये कौन सा फल है। निंग छिंगचुआन मुस्कुराकर बताती है, ये इमॉर्टल पीच है। इसे खाने से 1000 साल की आयु बढ़ जाती है। इतना सुनते ही जिंग शाओ की आंखें चमक उठती हैं। अब वो पूरे गार्डन के सभी स्पिरिट फ्रूट्स खाने की योजना बनाने लगता है। इसी बीच एल्डर वैंगलिन लू चेन के सामने रिक्रूटमेंट की पूरी रिपोर्ट लेकर पहुंचते हैं। वो सम्मानपूर्वक बताते हैं कि 7 दिनों की रिक्रूटमेंट पूरी हो चुकी है। इस बार कुल 1,18,000 सर्वेंट डिसाइपल्स, 96,000 आउटर डिसाइपल्स और 2,800 इनर डिसाइपल्स भर्ती किए गए हैं। यानी कुल 2,16,800 नए डिसाइपल अब मिरियड धर्मा सेक्ट का हिस्सा बन चुके थे। लू चेन इस परिणाम से संतुष्ट हो जाते हैं। वो आदेश देते हैं कि सभी नए डिसाइपल को व्यवस्थित करने के बाद अगले दिन से 8 पीक्स अपनी अपनी रिक्रूटमेंट शुरू करें। अब सेक्ट में प्रतिभाशाली लोगों की कोई कमी नहीं रहने वाली थी। उधर 8 पीक्स के सभी पीक मास्टर्स भी अपने पसंदीदा डिसाइपल चुनने की तैयारी कर रहे थे। बॉडी डोमिनेंस पीक के ग्रेट एम्परर बताते हैं कि काई बुफान पहले ही उनका निमंत्रण स्वीकार कर चुका है। वो आगे वांग टेंग को भी अपना डिसाइपल बनाने का निर्णय लेते हैं। दोनों की प्रतिभा उनके पीक के लिए सबसे उपयुक्त थी। दूसरी ओर श्वानफू पीक के पीक मास्टर खुश थे कि हुआ एन भी उनके पीक में आने को तैयार हो गया है। बाकी पीक मास्टर्स भी लिu रुयान, बाई यूवे, जो लिंग्युए और अन्य प्रतिभाशाली डिसाइपल से संपर्क कर चुके थे। लगभग सभी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन सभी नए डिसाइपल को सेक्ट ग्राउंड में इकट्ठा किया जाता है। एल्डर वैंगलिन सबसे पहले उन्हें सेक्ट टोकन्स और कल्टीवेशन रिसोर्सेज बांटना शुरू करते हैं। हर डिसाइपल को एक विशेष सेक्ट टोकन दिया जाता है, जिसमें उसकी स्पिरिचुअल ऑरा दर्ज होने के बाद वही उसकी पहचान बन जाएगी। इसके साथ सभी को एक स्टोरेज रिंग भी दी जाती है। उसके अंदर 2 सेक्ट रोब्स और 1000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स रखी थी। इतने अधिक स्पिरिट स्टोन्स देखकर सभी नए डिसाइपल हैरान रह जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि उनके पूरे परिवार ने आज तक इतने स्पिरिट स्टोन्स कभी नहीं देखे, लेकिन असली आश्चर्य अभी बाकी था। सर्वेंट और आउटर डिसाइपल को सीधे अर्थ ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक दी जाती है। सभी की आंखें फटी रह जाती हैं। बाहर के कई बड़े सेक्ट में अर्थ ग्रेड टेक्निक केवल एल्डर्स को मिलती थी, लेकिन वानफा सेक्ट उन्हें साधारण डिसाइपल को भी मुफ्त में दे रहा था। जब इनर डिसाइपल अपनी टेक्निक के बारे में पूछते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि उनकी टेक्निक सीधे वानफा हॉल में दी जाएंगी और वे उससे भी अधिक शक्तिशाली होंगी। इसके बाद एल्डर वॉन्गलिन पूरे सेक्ट के नियम समझाते हैं। पहला, अपने मास्टर और एल्डर्स का सम्मान करना। दूसरा, कभी भी फेलो डिसाइपल को नुकसान न पहुंचाना। तीसरा, सेक्ट की रक्षा करना। चौथा, डीमन कल्टीवेटर्स के साथ कभी भी संबंध न रखना। पांचवा, सेक्ट के सभी नियमों का पालन करना। छठा, हर टास्क पूरी निष्ठा से पूरा करना। वो स्पष्ट कहते हैं, जब तक तुम नियमों का पालन करोगे, मिरियड धर्मा सेक्ट तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। सभी नए डिसाइपल एक साथ प्रण लेते हैं कि वे जीवन भर सेक्ट के नियमों का पालन करेंगे। उधर पूरे शुआनहुआंग कॉन्टिनेंट में इस रिक्रूटमेंट की चर्चा होने लगती है। लोग बताते हैं कि इस बार केवल फैंटम स्टेयरकेस ही लगभग 200 मिलियन लोगों को बाहर कर चुकी थी। जो भी डिसाइपल वानफा सेक्ट में प्रवेश कर पाए वे वास्तव में कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े प्रतिभाशाली कल्टीवेटर थे। इसी कारण कई एंशिएंट फैमिलीज और सीक्रेट लैंड्स अपने जासूस वानफा सेक्ट में भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी योजना पहले ही चरण में विफल हो जाती है। इल्यूजरी स्पिरिट स्टेयरकेस उनके मन की हर छिपी हुई बात उजागर कर देती है, जिसके कारण कोई भी स्पाई सेक्ट में प्रवेश नहीं कर पाता। हर फैमिली को अंत में यही स्वीकार करना पड़ता है कि मिरियड धर्मा सेक्ट की सुरक्षा व्यवस्था उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक मजबूत है। उधर अगले दिन 8 पीक्स की रिक्रूटमेंट आधिकारिक रूप से शुरू हो जाती है। हर पीक की परीक्षा अलग अलग थी। वेंजियान पीक केवल सॉर्ड हार्ट और सॉर्ड इंटेंट की परीक्षा लेता था। लाइडाओ पीक साहस और ब्लेड इंटेंट को परखता था।
बॉडी डोमिनेंस पीक केवल शरीर और इच्छा शक्ति की परीक्षा लेता था। श्वानफू पीक मूवमेंट टेक्निक और स्पीड देखता था। एल्केमी पीक में हर्ब नॉलेज और एल्केमी टैलेंट की परीक्षा होती थी। हर पीक केवल अपने डाव के अनुसार सबसे योग्य डिसाइपल चुन रहा था, लेकिन कुछ असाधारण प्रतिभाओं को किसी परीक्षा की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। पीक मास्टर्स स्वयं उन्हें डायरेक्ट डिसाइपल घोषित कर देते हैं। सू छिंगरुओ, लिन श्वेन, सू चंगजो और चेन पिंगन सीधे पीक मास्टर्स के पर्सनल डिसाइपल बन जाते हैं। उन्हें पीक के सीनियर डिसाइपल का दर्जा दिया जाता है और पीक की सबसे अच्छी कल्टीवेशन केव भी उन्हीं के लिए निर्धारित कर दी जाती है। इसी समय सिस्टम अचानक लू चैन के सामने प्रकट होता है। डिंग! सेक्ट रिक्रूटमेंट मिशन कंप्लीटेड। मिशन पूरा होने पर लू चैन को एक नया सेक्ट गिफ्ट पैक मिलता है। सिस्टम उसे खोलते ही कई बड़े रिवॉर्ड्स देता है। 100 कल्टीवेशन पिल्स, जो सेंट रियम से नीचे के किसी भी कल्टीवेटर को बिना किसी साइड इफेक्ट के पूरा एक मेजर रियम बढ़ा सकती थी। इसके अलावा एक डिवाइन बीस्ट हॉल, एक कल्टीवेशन बूस्ट कार्ड, 5 नई टॉप ग्रेड स्पिरिट वाइन्स और 500 एकड़ इमॉर्टल स्पिरिट फील्ड्स, जहां स्पिरिचुअल हर्ब्स सामान्य स्थानों की तुलना में 10 गुना तेजी से उग सकते थे। इतने सारे रिवॉर्ड्स मिलने के बाद भी लू चैन हल्की मुस्कान के साथ सिस्टम से कहते हैं, बस इतना ही? सिस्टम तुरंत जवाब देता है, होस्ट, इस बार के रिवॉर्ड्स पहले ही बेहद उदार हैं। माउंटेन रिक्रूटमेंट सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद मिरियाद धर्मा सेक्ट की ताकत पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी थी, लेकिन लू चैन अभी भी सिस्टम के नए रिवॉर्ड्स को देखकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। वो सिस्टम से कहते हैं, इतने बड़े मिशन के बाद सिर्फ इतना ही रिवॉर्ड? सिस्टम तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब देता है, होस्ट, आप स्पिरिचुअल फील्ड की असली कीमत समझ नहीं रहे हैं। वो समझाता है कि इस स्पिरिचुअल फील्ड में साधारण मिट्टी नहीं बल्कि दुर्लभ इमॉर्टल सॉइल मौजूद है। इस मिट्टी में उगने वाली स्पिरिचुअल हर्ब्स सामान्य हर्ब्स से कई गुना अधिक शक्तिशाली होंगी। इतना ही नहीं, उनकी ग्रोथ स्पीड भी 10 गुना तेज होगी। इसके बाद सिस्टम लू चैन को एक और महत्वपूर्ण बात बताता है। अब सेक्ट में 2 लाख से भी अधिक नए डिसाइपल आ चुके हैं। भविष्य में जब सभी कल्टीवेशन शुरू करेंगे तो स्पिरिचुअल छी की खपत भी कई गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा सेक्ट के अधिकांश एल्डर्स पहले ही सेंट किंग रियम तक पहुंच चुके हैं। पहले बुलाए गए ग्रेट सेंट्स भी अब लगातार ब्रेक थ्रू करते हुए क्वाजी एम्परर रियम में पहुंच रहे हैं और लॉ केव हेवन की सहायता से कई क्वाजी एम्परर भी जल्द ग्रेट एम्परर बनने वाले हैं। ये सुनकर लू चैन समझ जाते हैं कि भविष्य के लिए अतिरिक्त स्पिरिट वाइन्स वास्तव में आवश्यक हैं। वो तुरंत आदेश देते हैं, नई स्पिरिचुअल फील्ड को स्पिरिट फ्रूट गार्डन के पास स्थापित किया जाए। साथ ही 5 टॉप ग्रेड स्पिरिट वाइन्स भी पूरे सेक्ट के नीचे उचित स्थानों पर स्थापित कर दी जाएं। सिस्टम कुछ ही क्षणों में सभी रिवॉर्ड्स को सेक्ट के अंदर स्थापित कर देता है। इसके बाद लू चैन डिवाइन बीस्ट हॉल को भी निंग यून के केव ड्वेलिंग के पास बनवा देते हैं। अब शाओ हाओ, जिंग शाओ और बाकी डिवाइन बीस्ट के रहने के लिए अलग स्थान तैयार हो चुका था। इसके बाद लू चैन सबसे महत्वपूर्ण रिवॉर्ड इस्तेमाल करते हैं, कल्टीवेशन एनहांसमेंट कार्ड। सिस्टम की शक्ति उनके शरीर में समा जाती है। इस बार किसी तरह का दर्द नहीं होता, बल्कि बेहद शांत और कोमल स्पिरिचुअल एनर्जी उनके पूरे शरीर में फैल जाती है। कुछ ही क्षणों में उनकी कल्टीवेशन फिर एक बार बढ़ जाती है। सिस्टम घोषणा करता है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, यू हैव सक्सेसफुली ब्रोकन थ्रू टू हाफ इमॉर्टल सेकंड लेयर। इतनी तेजी से हुई इस ब्रेक थ्रू को महसूस करके सेक्ट के कई ग्रेट एम्परर भी हैरान रह जाते हैं। उन्हें स्पष्ट महसूस हो जाता है कि सेक्ट मास्टर पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं। इसके बाद लू चैन रॉक्सी को बुलाते हैं। वो उसे 6 विशेष कल्टीवेशन पिल्स सौंपते हैं। ये पिल्स बिना किसी साइड इफेक्ट के सेंट रियम से नीचे के कल्टीवेटर को सीधे एक पूरा मेजर रियम बढ़ा सकती थी। लू चैन आदेश देते हैं कि काई बुफान सहित 6 कोर डिसाइपल को यह रिवॉर्ड दिया जाए, क्योंकि रिक्रूटमेंट के दौरान उन्होंने बहुत मेहनत की थी। रॉक्सी सम्मानपूर्वक आदेश स्वीकार कर तुरंत वहां से चली जाती है। जब बाकी कोर डिसाइपल ये पिल देखते हैं तो वे पूरी तरह अवाक रह जाते हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसी पिल का नाम भी नहीं सुना था जो बिना किसी नुकसान के पूरा मेजर रियम बढ़ा दे। उधर लू चैन अपने सभी पर्सनल डिसाइपल को वॉन्फा पीक पर बुलाते हैं। कुछ ही देर में निंगटियन, म्यू चिंगचेंग, बिंगली, यिंगटियन, निंगयूं और बाकी सभी वहां पहुंच जाते हैं। लू चैन सबसे पहले सभी को विशेष जेड पेंडेंट्स देते हैं। वो बताते हैं कि ये साधारण जेड नहीं है, इनकी मदद से कल्टीवेशन स्पीड बढ़ेगी, सोल की रक्षा होगी और अगर कोई डिसाइपल कभी खतरे में पड़ा तो लू चैन तुरंत उसकी लोकेशन महसूस कर लेंगे। सभी डिसाइपल खुशी खुशी जेड पेंडेंट स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन निंग यून तुरंत शिकायत करने लगती है। वो शाओ हाओ और जिंग शाओ की ओर इशारा करके पूछती है, मास्टर, इन्हें जेड पेंडेंट क्यों नहीं मिला? लू चैन हंसते हुए कहते हैं, जिंग शाओ के शरीर में एंशिएंट फीनिक्स ब्लड लाइन है और शाओ हाओ की ब्लड लाइन इतनी रहस्यमयी है कि अभी तक सिस्टम भी उसे पूरी तरह नहीं पहचान पाया। उन्हें किसी जेड पेंडेंट की आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद लू चैन सभी डायरेक्ट डिसाइपल को वही विशेष कल्टीवेशन पिल भी देते हैं, लेकिन साथ ही चेतावनी देते हैं, इसे तुरंत मत खाना, सबसे अच्छा समय होगा हेवनली किंग रियम के पीक पर पहुंचने के बाद। अब ये पिल सीधे उन्हें सेंट रियम तक पहुंचा सकती है। लेकिन निंग यून हमेशा की तरह अधीर थी। वो बिना कुछ सोचे तुरंत पिल खा लेती है। अगले ही पल उसकी कल्टीवेशन एक्सप्लोजन की तरह बढ़ने लगती है। कुछ ही क्षणों में वो सीधे ट्रू पर्सन रियल में ब्रेक थ्रू कर जाती है। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। लू चैन केवल मुस्कुराकर सिर हिलाते हैं। उन्हें पहले से पता था कि निंग यून इतनी जल्दी इंतजार नहीं कर पाएगी। इसी दौरान सभी की नजर छिंगचेंग पर पड़ती है। अब जाकर कई लोगों को पता चलता है कि उसके पास बेहद दुर्लभ डबल प्यूपिल्स हैं। ये देखकर बाकी डिसाइपल और भी अधिक प्रभावित हो जाते हैं। इसके बाद लू चैन अगली ट्रेनिंग की घोषणा करते हैं। मिरियड धर्मा सेक्ट के पास अपना एक विशेष सीक्रेट रियम था। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट से लेकर ट्रू पर्सन रियम तक के सभी डिसाइपल वहां जाकर वास्तविक बैटल एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकते थे। पहले बैच की जिम्मेदारी निंगटियन और म्यू चिंगचेंग को दी जाती है। लू चैन साफ आदेश देते हैं, जब तक कोई डिसाइपल मरने की स्थिति में न पहुंच जाए तब तक सीनियर डिसाइपल उसकी मदद नहीं करेंगे। कल्टीवेशन का असली रास्ता केवल लाइफ एंड डेथ बैटल से ही समझा जा सकता है। कुछ दिनों बाद बिंग ली और यूनजी भी अलग अलग टीम्स का नेतृत्व करेंगे। ये सुनकर निंग यून फिर शिकायत करने लगती है। वो कहती है, मास्टर, मैं सेक्ट की सीनियर सिस्टर हूं, मुझे टीम लीड करने का मौका क्यों नहीं मिला? बाकी डिसाइपल उसकी बात सुनकर हंस पड़ते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि निंग यून ट्रेनिंग से ज्यादा सीक्रेट रियल में घूमने और खाने पीने में रुचि रखती है। लेकिन लू चैन आखिरकार मुस्कुराकर उसकी बात मान लेते हैं। वो घोषणा करते हैं, 3 दिन बाद दूसरी
दूसरी टीम की लीडर निंग यून होगी। ये सुनते ही निंग यून खुशी से उछल पड़ती है। 3 दिन बाद सैकड़ों नए डिसाइपल एल्डर वांग लिन के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। म्यू चिंगचेंग सभी को अंतिम निर्देश देती है, सीक्रेट रियल्म बेहद खतरनाक है, कोई भी डिसाइपल अकेले कहीं नहीं जाएगा। अगर जान का खतरा महसूस हो तो तुरंत कम्युनिकेशन जेड तालिस्मन तोड़ देना। इसके बाद सभी लोग विशाल सीक्रेट रियल्म के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर पहुंचते ही हर कोई उसकी विशालता देखकर दंग रह जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद एक वाइल्ड बीस्ट उन पर हमला कर देता है। सभी डिसाइपल मिलकर उसे आसानी से मार देते हैं। म्यू चिंगचेंग कहती है, यही असली कल्टीवेशन है। अब सभी 30-30 लोगों की टीम बनाकर अलग अलग दिशा में जाएंगे, लेकिन कोई भी सीक्रेट रियल्म के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश नहीं करेगा। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहता है। तभी अचानक एक टीम के सामने ट्रू पर्सन रियल्म का 7th रैंक वेनमस स्कॉर्पियन किंग आ जाता है। साधारण डिसाइपल उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाते। कई लोग घायल हो जाते हैं। आखिरकार वे मजबूर होकर अपना कम्युनिकेशन जेड तालिस्मन तोड़ देते हैं। अगले ही पल आसमान से एक भयानक शक्ति उतरती है। स्कॉर्पियन किंग वहीं स्थिर हो जाता है। फिर एक ही टेक्निक में उसका अंत हो जाता है। सभी डिसाइपल की जान बच जाती है। म्यू चिंगचेंग शांत स्वर में उन्हें समझाती है, अगली बार बिना सोचे समझे आगे मत बढ़ना। सब लोग शर्मिंदा होकर सिर झुका लेते हैं। कुछ समय बाद सभी टीम्स दोबारा इकट्ठा होती हैं। अब वे सीक्रेट रियल्म के अंदर और गहराई में जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उनके सामने अचानक एक प्राचीन एंशिएंट किलिंग फॉर्मेशन सक्रिय हो जाती है। अनगिनत रून्स आसमान में चमकने लगते हैं। पूरी टीम फॉर्मेशन के अंदर फांस जाती है। कुछ डिसाइपल के सिर में भयानक दर्द शुरू हो जाता है और उनकी आंखों के सामने की दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है। एक नई और कहीं अधिक खतरनाक परीक्षा अब उनका इंतजार कर रही थी। एंशिएंट किलिंग फॉर्मेशन को पार करने के बाद सभी डिसाइपल ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। फॉर्मेशन टूटते ही हर डिसाइपल के सामने अजीब अजीब भ्रम दिखाई देने लगे। कुछ लोगों को अपने साथी ही भयानक मॉन्स्टर नजर आने लगे। वे लगभग एक दूसरे पर हमला करने ही वाले थे। तभी म्यू चिंगचेंग जोर से चिल्लाती है, सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाओ, तुरंत सेक्ट की कोर कल्टीवेशन टेक्निक चलाओ और अपने मन को स्थिर रखो। ये फॉर्मेशन हमारी आत्मा पर हमला कर रहा है। सब लोग उसकी बात मानते हैं, लेकिन भ्रम इतना शक्तिशाली था कि कई डिसाइपल अभी भी अपने होश खो रहे थे। तभी चिंगचेंग अपनी डबल प्यूपिल्स की शक्ति सक्रिय करती है। उसकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकलता है। वो एक ही वार में पूरी इल्यूजन फॉर्मेशन को तोड़ देती है। जिस एंशिएंट फॉर्मेशन ने सभी को निराश कर दिया था, वो कुछ ही क्षणों में पूरी तरह नष्ट हो जाती है। बाकी डिसाइपल ये देखकर दंग रह जाते हैं। कुछ लोग धीरे से पूछते हैं, क्या सीनियर सिस्टर सचमुच लेजेंडरी डबल प्यूपिल की मालिक हैं? तब एक सीनियर डिसाइपल प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख करते हुए बताता है, डबल प्यूपिल को अनडिफीटेड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जिसके सामने समान रियल्म का कोई कल्टीवेटर टिक नहीं सकता। एक नजर से वो जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकती है। ये दुनिया की सबसे भयावह प्रतिभाओं में से एक मानी जाती है। इसके बाद सभी और अधिक सावधानी से सीक्रेट रियल्म के सबसे अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। रास्ते भर जहरीले दलदल, खूंखार डीमन बीस्ट्स और भयानक किलिंग ऑरा उनका रास्ता रोकते रहते हैं। लगातार लड़ाई के कारण अधिकांश डिसाइपल की स्पिरिचुअल एनर्जी आधी से भी कम रह जाती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, मौत की गंध और भी गहरी होती जाती है। अचानक उनके सामने एक बेहद शक्तिशाली डीमन बीस्ट प्रकट होता है। उसकी ऑरा इतनी भारी थी कि कई डिसाइपल वहीं कांपने लगते हैं। चिंगचेंग तुरंत समझ जाती है, ये सामान्य मॉन्स्टर नहीं बल्कि ट्रू ह्यूमन रियल्म का ग्रेट डीमन है। वो तुरंत सभी को पीछे हटने का आदेश देती है, लेकिन तभी लिन शुएंग आगे बढ़ जाती है। कुछ डिसाइपल घबराकर कहते हैं, सीनियर सिस्टर चिंगचेंग से मदद मांग लेते हैं, लेकिन लिन शुएंग सिर हिलाकर मना कर देती है। वो कहती है, अगर हर बार हम सीनियर सिस्टर पर ही निर्भर रहेंगे तो सीक्रेट रियल्म में आने का क्या मतलब? असली कल्टीवेशन मौत के सामने खड़े होकर ही होती है। इतना कहकर वो अकेले उस डीमन बीस्ट का सामना करती है। ग्रेट डीमन केवल अपनी ऑरा से ही सभी डिसाइपल को जमीन पर दबा देता है। कई लोग हिल तक नहीं पाते, लेकिन लिन शुएंग पीछे नहीं हटती। वो लगातार सॉर्ड टेक्निक चलाती रहती है। शुरुआत में उसकी सारी सॉर्ड शीट डीमन बीस्ट के सामने बेअसर साबित होती है। एक ही हमला उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। सबको लगता है कि अब उसकी हार निश्चित है, लेकिन ठीक उसी समय जीवन और मृत्यु के बीच उसके अंदर अचानक एनलाइटमेंट आ जाता है। उसकी सॉर्ड इंटेंट पूरी तरह बदल जाती है। वो उसी बैटल के बीच ब्रेक थ्रू कर लेती है। अब उसकी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। वो अपनी नई टेक्निक 9 स्पिरिट कमांड सॉर्ड का प्रयोग करती है। आसमान में अनगिनत स्पिरिचुअल सॉर्ड्स प्रकट हो जाती हैं। एक ही अटैक में पूरा क्षेत्र सॉर्ड इंटेंट से भर जाता है। कुछ ही क्षण बाद ट्रू ह्यूमन रियल्म का ग्रेट डीमन वहीं ढेर हो जाता है। सभी डिसाइपल खुशी से चिल्ला उठते हैं। अब हर किसी को समझ आ चुका था कि सॉर्ड एम्परर का डायरेक्ट डिसाइपल आखिर क्यों इतना प्रसिद्ध है। लेकिन चिंगचेंग सभी को तुरंत शांत रहने को कहती है। वो समझाती है, इतनी बड़ी लड़ाई की आवाज सुनकर और भी शक्तिशाली डीमन बीस्ट्स यहां आ सकते हैं। सभी तुरंत बैठकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर करने लगते हैं। उधर चिंगचेंग मन ही मन खुश होती है। लिन शुएंग ने लाइफ एंड डेथ बैटल के दौरान अपनी 9 स्पिरिट सॉर्ड बॉडी की असली क्षमता जगा दी थी। ये सीक्रेट रियल्म की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। लेकिन तभी निंग यून अपना पेट पकड़कर बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, यहाँ आसपास खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल पूरी धरती कांपने लगती है। एक ऐसी ऑरा प्रकट होती है कि सभी डिसाइपल की आत्मा तक कांप उठती है। कई लोग डर के मारे हिल भी नहीं पाते। उनके सामने एक विशालकाय काला ड्रैगन जैसा मॉन्स्टर दिखाई देता है। चिंगचेंग तुरंत पहचान लेती है, ये असली ड्रैगन नहीं बल्कि प्राइमोर्डियल इंक फ्लड ड्रैगन है और उसकी कल्टीवेशन हाफ स्टेप हेवनली किंग रियल्म तक पहुंच चुकी थी। ऐसे मॉन्स्टर का सामना करना उनके लिए लगभग असंभव था। वो तुरंत सभी को पीछे हटने का आदेश देती है, लेकिन निंग यून उस विशाल फ्लड ड्रैगन को देखकर बिल्कुल अलग बात कहती है। वो खुशी से बोलती है, इतना बड़ा सांप, इसका मांस तो बहुत स्वादिष्ट होगा, हम सब मिलकर बहुत दिनों तक ड्रैगन मीट खा सकते हैं। उसकी बात सुनकर फ्लड ड्रैगन आग बबूला हो जाता है। वो गुस्से से दहाड़ता है, तुम इंसानों की हिम्मत कैसे हुई मुझे खाना समझने की? लेकिन निंग यून बिल्कुल भी नहीं डरती। वो चिंगचेंग से कहती है, सीनियर सिस्टर आप आराम करो, इस बड़े सांप को मैं संभालती हूँ।
बाद में सबसे बड़ा ड्रैगन मीट का टुकड़ा आपको दूंगी। फ्लड ड्रैगन क्रोध में हमला कर देता है। उसी समय चिंग-चेंग अपनी सबसे शक्तिशाली टेक्निक सक्रिय करती है, रीइंकार्नेशन प्यूपिल एक्टिवेट। उसकी डबल प्यूपिल से निकलने वाली शक्ति पूरे क्षेत्र को ढक लेती है। कुछ ही क्षणों में हाफ स्टेप हेवनली किंग रियम का प्राइमोर्डियल इंक फ्लड ड्रैगन पूरी तरह पराजित हो जाता है। इतनी बड़ी जीत देखकर सभी डिसाइपल खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन निंग यून की खुशी की वजह कुछ और थी। वो बार बार ड्रैगन के शरीर की तरफ देखकर कहती रहती है, इतना सारा ड्रैगन मीट, अब तो बहुत दिनों तक दावत चलेगी। बाकी डिसाइपल हंसते हुए बीस्ट कॉर्प्सेस इकट्ठा करने लगते हैं। उन्हें पता था कि इन सभी हाई रैंक बीस्ट मटेरियल्स को मिशन हॉल में जमा करने पर उन्हें बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। सीक्रेट रियम की ये यात्रा उनकी उम्मीद से कहीं अधिक सफल रही थी। कुछ समय बाद पूरा दल सुरक्षित सेक्ट लौट आता है। एल्डर वोंगलिन सभी को देखकर संतुष्ट हो जाते हैं। म्यू चिंग-चेंग रिपोर्ट देती है, इस बार सीक्रेट रियम ट्रेनिंग में एक भी डिसाइपल की मृत्यु नहीं हुई, केवल कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, बाकी सभी सुरक्षित वापस लौट आए हैं। ये सुनकर एल्डर वोंगलिन बहुत खुश होते हैं। वो तुरंत ल्यू चेन को पूरी रिपोर्ट देने चले जाते हैं। उधर निंग यून सीधे मास्टर के पास पहुंचती है। वो उत्साह से कहती है, मास्टर, इस बार मैं आपके लिए बहुत बड़ा सांप उठा लाई हूं। ल्यू चेन हैरानी से पूछते हैं, तुमने इसे उठाकर वापस लाया? निंग यून मासूमियत से सिर हिलाती है, फिर तुरंत पूछती है, मास्टर, अब इसे भूनकर खा सकते हैं ना? उसकी बात सुनकर ल्यू चेन हंस पड़ते हैं। वो रॉक्सी को आदेश देते हैं, फ्लड ड्रैगन के मांस का सबसे अच्छा हिस्सा निकालो। आज पूरे वॉन्फा पीक पर ड्रैगन मीट की दावत होगी। बाकी बीस्ट मटेरियल्स को फॉजिंग पीक भेज दिया जाता है ताकि उनसे नए स्पिरिचुअल वेपन्स बनाए जा सकें। कुछ देर बाद सब लोग मिलकर ड्रैगन मीट रोस्ट करते हैं। पूरा वॉन्फा पीक उसकी खुशबू से भर जाता है। निंग यून सबसे पहले खाने बैठ जाती है। वो खुशी खुशी ड्रैगन मीट खाती रहती है। लू चेन उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम सच में छोटी सी खाने की मशीन हो। सभी लोग जोर से हंस पड़ते हैं। सीक्रेट रियल्म की कठिन ट्रेनिंग आखिरकार एक यादगार दावत के साथ समाप्त होती है, लेकिन समय तेजी से बीतता है। 1 साल से भी अधिक समय गुजर जाता है। इस दौरान पूरे मिरियाड धर्मा सेक्ट की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अधिकांश डिसाइपल लगातार ब्रेक थ्रू करते रहते हैं। रॉक्सी की कल्टीवेशन सीधे सेंट रियल्म पीक तक पहुंच जाती है और पहले बुलाए गए 22 क्वाजी एम्परर एल्डर्स भी एक एक करके ग्रेट एम्परर रियल्म में प्रवेश कर जाते हैं। उधर शाओ हाओ भी आखिरकार अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी हेवनली ट्रिब्युलेशन शुरू होने वाली थी। पूरे आकाश में काले बादल छा जाते हैं। भयानक थंडर ट्रिब्युलेशन आसमान को चीरने लगती है। सभी लोग सांस रोककर उस दृश्य को देखते हैं। लू चेन शांत स्वर में कहते हैं, शाओ हाओ, इस बार पूरी ताकत से लड़ो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। शाओ हाओ बिना डरे आसमान की ओर देखता है। अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। सीजन 2 यहीं समाप्त होता है। अगर आप सीजन 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में सीजन 3 इंच जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका हर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमें सीजन 3 जल्दी लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं बहुत जल्द सीजन 3 में। तब तक अपना ख्याल रखें।